So, good evening. From today, we are going to start a program of revision for the paper History and Culture. We are going to deal with all segments of history, ancient, medieval, and modern, apart from the cultural segments. Now, I think the medium is English, Hindi. So, we can make it bilingual. I think English people can also understand Hindi, and Hindi can be universally understood. So the focus will be on the English, that is English medium batch. लेकिन हम इसको इस तरह से करेंगे कि हिंदी को भी कोई बहुत मुश्किल ना हो और उनका भी रिवीजन साथ में होता चले. इसको एक तरह से हम बाइलिंगुअल ही बना लेते हैं, ठीक है ना. बाइलिंगुअल हमारे लिए ज़्यादा सही होगा. और चूँकि बात सिर्फ पीटी की है, फैक्ट्स की है, फैक्चुअल डिटेल्स की है, तो हिंदी वाले भी इंग्लिश को हैंडल कर सकते हैं और इंग्लिश वाले भी हिंदी को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है ना. तो मेरे ख्याल से सारे टॉपिक्स को कवर करना तो पॉसिबल हमारे लिए नहीं हो पाएगा, जो भी लिमिटेड टाइम अवेलेबल है. सो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट मोर इम्पॉर्टेंट थीम्स पर्टिकुलरली फॉर द ईयर 2026, ठीक है ना. इस साल जो लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं ये उनके लिए है. एक और चीज़ मैं आपसे पहले कहना चाहूँगा कि यहाँ पर वी आर नॉट गोइंग टू कवर एनीथिंग न्यू. हम आपको बस उस चीज़ की याद दिलाना चाहेंगे जो आप पहले से पढ़ चुके हैं, क्लासरूम में पढ़ चुके हैं या खुद से पढ़ चुके हैं. उन चीज़ों को याद दिलाएं, उन्हें ब्रशअप करें और उनके लिए एक कॉन्टेक्स्ट तैयार करें ताकि उनका रिटेंशन बढ़े और एग्ज़ामिनेशन हॉल में उसका इस्तेमाल अच्छे से आप कर सकें. इसी इंटेंशन के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं, ठीक है ना. सो दिस बैच इज़ गोइंग टू बी बाइलिंगुअल, ठीक है, कैटरिंग टू द नीड्स ऑफ बोथ इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम, एंड covering important topics for the coming exam, that is 2026. Intention is to cover relevant topics or more important topics which are frequently used or frequently asked in the exam, ठीक है. तो आज हम लोग जो बात करेंगे, शुरू से एक सिलसिलेवार तरीके से चलते हैं. तो एंशिएंट से शुरुआत करते हैं, फिर हम लोग मेडिवल की तरफ बढ़ेंगे, फिर मॉडर्न की तरफ बढ़ेंगे, फिर हम लोग कल्चरल थीम्स की तरफ बढ़ेंगे. इसी सीक्वेंस में हम लोग आगे बढ़ते हैं. यहाँ मॉडर्न में भी कल्चरल डायमेंशन है, मेडिवल में भी कल्चरल डायमेंशन है, इन एंशिएंट ऑल्सो वी हैव कल्चरल. तो उसको एक साथ कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, ठीक है ना. हियर एज पार्ट ऑफ एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न, प्राइमरली वी आर गोइंग टू टेक नोट ऑफ व्हाट वी कैन से पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल डायमेंशन, ठीक है. और इंसिडेंटली जो भी टॉपिक्स हमारे लिए कवर हो जाए, पहले से वेल डिफाइंड टॉपिक्स हम लोग, वेल स्ट्रक्चर्ड टॉपिक हम लोग नहीं करेंगे. डिपेंडिंग अपॉन द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स एंड योर फीडबैक एंड योर नीड्स, एंड जैसे कि आप ऑनलाइन भी शेयर करेंगे, ऑफलाइन भी शेयर करेंगे, उसी के हिसाब से हम लोग चीज़ों को रखेंगे. डायनेमिक रखते हैं, इसको स्टैटिक बनाने की ज़रूरत मेरे ख्याल से नहीं है, ठीक है ना. तो इसमें हम लोग शुरू करते हैं. एंशिएंट में सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है जिसको हम कहते हैं प्री हिस्ट्री या प्री हिस्टोरिकल. प्री हिस्ट्री, इसको हिंदी में कहते हैं प्राक इतिहास. किताबों में जो डिस्क्रिप्शन है प्राक इतिहास का, बहुत सारे साइट्स, बहुत सारे डिटेल्स, उसको थोड़ा सा मैनेज करना, रिटेन करना बिकम्स अ लिटिल डिफ़िकल्ट. तो मैं उसको एक थीम के तहत आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ, जिसमें कि आपको ये पहले से पता हो कि किस कल्चर के बारे में हमें कौन सी चीज़ें जाननी है, ठीक है. तो व्हेन वी टॉक अबाउट प्री हिस्ट्री एंड प्री हिस्टोरिकल फेज, वन थिंग इज़ वेरी क्लियर एंड दैट इज़ ऑल्सो, दैट कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर क्वेश्चन, कि दिस इज़ अ फेज ऑफ पास्ट, कल्चरल पास्ट, फॉर विच रिटन रिकॉर्ड्स आर नॉट अवेलेबल. Written records are not available, and the reason is that people did not know the art of writing. No knowledge of the art of writing. लिखना नहीं जानते थे, तो उन्होंने अपने बारे में कुछ लिखा नहीं. जब उन्होंने लिखा नहीं तो हमें उनसे जुड़े लिटरेरी सोर्सेज नहीं मिल पाते हैं.
So this is the first thing to know about prehistory कि we don't have written records. ठीक है, साहित्यिक साधन हमें नहीं मिल पाते हैं और रीज़न ये है, ऐसा नहीं था कि थे और नष्ट हो गए। ये माना जाता है कि इस टाइम में रिटन रिकॉर्ड्स डेवलप हुए ही नहीं थे, आर्ट ऑफ राइटिंग डेवलप हुई ही नहीं थी। ठीक है ना। इस तरह के कल्चर्स को हम इलिटरेट कल्चर्स कह सकते हैं। और अगर देखें तो पूरा का पूरा स्टोन एज, जिसको पाषाण काल कहते हैं हिंदी में, ठीक है ना, इसी फेज़ में गुजरा है। और स्टोन एज के सब कल्चरल फेजेस अगर हम आइडेंटिफाई करें तो आपने सुना होगा पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। इसको कहते हैं पूरा पाषाण, ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं। इसको कहते हैं मध्य पाषाण और इसे कहते हैं नव पाषाण। So Paleolithic, Mesolithic, Neolithic may have different types of cultural characteristics, but one common thing which is uniting them is their mutual ignorance of art of writing. तो पूरा का पूरा स्टोन एज प्री हिस्ट्री का हिस्सा बन जाता है। फिर उसके बाद से आफ्टर स्टोन एज वी हैव सम एज दैट इज नोन एज मेटल एज। मेटल एज के भी कुछ ऐसे कल्चर्स हैं जिसमें कि आर्ट ऑफ राइटिंग इज़ नॉट नोन। उसमें से हमारे पास आते हैं ये कल्चर जिनको हम कहते हैं चाल्कोलिथिक, और एक और कल्चर है जिसको कहते हैं मेगालिथिक। सो दिस 5 कल्चरल पैटर्न्स आर इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ प्री हिस्टोरिक पास्ट। प्राग इतिहास के अंतर्गत हम इन 5 तरह के संस्कृतियों का अध्ययन करते हैं। क्लियर? इनका सीक्वेंस यही है। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर भी पीटी के क्वेश्चंस पॉसिबल हो सकते हैं कि विच वन इज पार्ट ऑफ स्टोन एज, विच वन इज पार्ट ऑफ मेटल एज, विच वन इज द ओल्डेस्ट ऑफ स्टोन एज, विच वन इज द लेटेस्ट ऑफ स्टोन एज, विच मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ मेटल एज। सो चाल्कोलिथिक मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ मेटल एज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ आयरन? सो मेगालिथिक इज एसोसिएटेड विथ आयरन। इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ इस स्कीम पर भी पॉसिबल हैं। अब ये जितने भी कल्चर्स हैं, ये 5 कल्चरल पैटर्न जो कि हम कवर करेंगे एज पार्ट ऑफ प्री हिस्ट्री, इनके बारे में हम ये तय कर लेते हैं पहले कि हमें जानना क्या चाहिए। ठीक है ना। इसलिए कि इस एग्ज़ाम में, दिस एग्ज़ाम इज़ नॉट अबाउट कंट्रोल ऑन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का चीज़ तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। दिस इज़ अबाउट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमांड ओवर ऑर्डिनरी। ठीक है ना। तो बहुत बारीकी में तो जाना वैसे भी मुनासिब नहीं होता है। कभी कभी बहुत ही एक्सेप्शनल डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी के क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं, लेकिन वो एक्सेप्शंस ही होते हैं और एक्सेप्शन की कोई तैयारी नहीं होती। तो एवरेज और मॉडरेट डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी के क्वेश्चंस को लेकर हम लोग चलेंगे। वैसे भी जो क्वेश्चंस या तो बहुत आसान हो या बहुत मुश्किल होते हैं, वो कंपटीशन से बाहर चले जाते हैं। उसके बेसिस पर कोई चीज़ तय नहीं होती है। आसान है तो सबको आ रहा है, मुश्किल है तो किसी को नहीं आ रहा। तो इससे जो ओवरऑल परफॉर्मेंस होता है आपका एग्ज़ाम में, वो चीज़ प्रभावित नहीं होती है। इज़ दिस क्लियर? इन सब के बारे में जो हमें जानने वाली चीज़ है वो ये है कि हमें इनका क्रोनोलॉजी पता होना चाहिए। इफ़ वी फाइंड फेजेस, फेजेस पता होने चाहिए। फेजेस जरूरी नहीं कि हर जगह हो, जहाँ पर चेंजेस हुए होंगे वहाँ पे फेजेस होंगे, नहीं तो फेजेस नहीं होंगे। तीसरी चीज़ कि चूँकि इनकी जानकारी, प्री हिस्टोरिक कल्चर्स आर नोन सोनली ऑन द बेसिस ऑफ आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स। पुरातात्विक सामग्री जिसको कहते हैं हिंदी में, उसी के आधार पर हमें इनकी जानकारी मिल पाती है। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से पुरातात्विक स्रोत हैं जिससे कि इनकी जानकारी हमें मिलती है। ठीक है ना। उस तरह के सोर्सेज में, यानी कि सोर्सेज फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ दिस पार्ट, वी मेनली रिलाई अपॉन टूल्स, पैलियोलिथिक टूल्स। इन्हीं के ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग फेज इज रिकंस्ट्रक्टेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। तो और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में बहुत सारे हैं, टूल्स हैं, रेलिक्स हैं, फॉसिल्स, इस तरह के चीज़ें हमें दिखाई देती हैं जिसके बेसिस पर हम इनका हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। फिर हमें चौथी चीज़ जो इनके बारे में जानना चाहिए वो है इनका क्लाइमेट। क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसे थे, नेचुरल रिसोर्सेज कैसे थे। क्योंकि किसी भी वक्त में, चाहे वो हमारा वक्त हो या प्री हिस्टोरिकल टाइम हो,
द लेवल ऑफ डेवलपमेंट इज कंटिजेंट और कंडीशन अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज. वी कैन से डेवलपमेंट इज अ फंक्शन ऑफ बोथ नेचुरल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज. और जब हम उसकी बात करते हैं तो क्लाइमेट को इग्नोर नहीं किया जा सकता. ठीक है. पांचवी चीज जो हमें जानना चाहिए वो है ह्यूमन रिसोर्स के बारे में, यानी कि ह्यूमन स्पीसीज. कौन सी ह्यूमन स्पीसीज वहाँ पे थे. आज ह्यूमन रिसोर्स को डिफाइन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास. ट्रेनिंग है, एजुकेशन है, लेकिन कभी नेचर खुद ही ह्यूमन रिसोर्स को डिफाइन करता था. जैसे मान लो कि अगर होमो इरेक्टस अपने पैरों पे चलने में कामयाब हुआ, जिसका मतलब था कि ये बाकी जो प्राइमेट्स थे उनसे ज़्यादा रिसोर्सफुल था या नहीं था. अगर उसकी बॉडी ज़्यादा ग्रेसफुल थी, ज़्यादा ग्रेसाइल थी, ज़्यादा फ्लेक्सिबल थी, या उसके माइंड की कैपेसिटी, जिसको इंग्लिश में क्रेनियल कैपेसिटी कहते हैं, अगर वो ज़्यादा थी तो वो ज़्यादा रिसोर्सफुल हुआ कि नहीं बाकियों के कंपेरिजन में. ठीक है. तो ह्यूमन स्पीसीज की बात करनी होगी. और फिर हमें बहुत ही सिंपल तरीका है ये समझने का कि दिस मैन लिविंग अंडर दिस क्लाइमेटिक कंडीशन. एक कहानी डेवलप करने की कोशिश करो मन में. ठीक है. उसी कहानी के रोशनी में हम फैक्ट्स को रिटेन कर पाएंगे. जब तक स्टोरी क्लियर नहीं होती है, फैक्ट्स हमारे लिए मीनिंगलेस रहते हैं. सो दिस मैन लिविंग अंडर दिस क्लाइमेट, यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज of this climate, facing the difficulties posed by this climate, using these tools. ठीक है. in this phase of cultural development किस तरह का लाइफ जिया, what kind of life. ठीक है ना. तो आज भी लाइफ की क्वालिटी को तय करने के लिए जो इंडेसेस बनाए गए हैं उसमें फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ आती है. आज तो खैर हम लोगों ने बहुत तरह की चीज़ों को ऐड कर लिया है उसमें, लेकिन एक चीज़ जो हमेशा इंपॉर्टेंट होगी वो होगा इनका सबसिस्टेंस पैटर्न. फिर डिसिप्लिनरी मेथड का यूज करते हुए हम लोग बात कर सकते हैं इनके सेटलमेंट पैटर्न की. जब हम सेटलमेंट पैटर्न की बात करते हैं तो कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली जुड़ जाती हैं, जैसे कि जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कि कहाँ कहाँ किन किन एरियाज से साइट्स मिले हैं, टूल्स मिले हैं, या जो भी सोर्सेज इनके रिकंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं उनको ढूंढा गया है. और फिर इसमें ये भी आता है जिसको हम लोग कहते हैं इकोलॉजिकल कंडीशन, इकोलॉजिकल प्रोफाइल. जो हिस्ट्री में रिसेंट ट्रेंड्स हैं आजकल नेचुरल हिस्ट्री की तरफ है, दैट इज़ मैन और उसका नेचर के साथ कनेक्शन. और कल्चर यानी कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को नेचर ने किस तरह से डिटरमाइन किया. कभी कभी इसको इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म भी कहते हैं. तो जब नए थीम्स आते हैं तो अक्सर क्वेश्चंस नए थीम्स के हिसाब से पूछे जाते हैं. ठीक है ना. फिर एक चीज़ और है कि हम लोग बात कर सकते हैं इनके हैबिटेशनल स्ट्रक्चर्स की. हैबिटेशनल स्ट्रक्चर्स की बात कर सकते हैं. और फिर हम लोग अगर कोई चीज़ बच जाती है और फिर भी इम्पोर्टेंट रहती है हमारे लिए तो उसको हम लोग अदर्स में शामिल कर देंगे. तो हाउ मेनी प्री हिस्टोरिक कल्चरल पैटर्न्स वी आइडेंटिफाइड? 5. अबाउट दोज 5 प्री हिस्टोरिकल कल्चरल पैटर्न्स वी हैव टू टॉक अबाउट 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 चीज़ें उनके बारे में हम अगर जान लेंगे तो हालांकि लाइफ कभी उतनी मैथमेटिकल नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम बात कर सकते हैं 8 इंटू 5. तो टोटल हमारे पास फैक्ट्स कितने होते हैं प्री हिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, रेलिवेंट हो सकते हैं? 40. मैकेनिकली 40 नहीं होंगे, कम भी हो सकते हैं, थोड़े ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन दीज आर द थिंग्स जिसके साथ अगर हम अवेयर हों तो पीटी में हमारी पोजीशन दूसरों से मजबूत हो सकती है. और डिटेल्स को रिटर्न करने के लिए इस स्टोरी को ध्यान में रखिए कि दिस 5 कल्चरल पैटर्न्स आर बेसिकली स्टेजेस ऑफ कल्चरल इवोल्यूशन. एंड इन दोज स्टेजेस ऑफ कल्चरल इवोल्यूशन, सांस्कृतिक विकास के उन चरणों में, ठीक है, इन सब की सिचुएशन कैसी थी, टूल्स कैसे थे, क्लाइमेट कैसा था, ह्यूमन स्पीसीज कैसे थे, सबसिस्टेंस पैटर्न कैसा था, सेटलमेंट पैटर्न कैसा था, और अगर कोई अदर रिमार्केबल डेवलपमेंट होता है तो वो कैसा है. सो दिस इज़ आवर स्टोरी. ठीक है, विच इज़ गोइंग टू बी बेस्ड अराउंड 40 और 50 इंपॉर्टेंट डिटेल्स रिलेटेड टू प्री हिस्ट्री. ये हमारे रिवीजन का हिस्सा होगा. क्लियर है किसी को कोई डाउट नहीं है इसमें? ठीक है, यानी कि अब आगे हम लोग क्या करने जा रहे हैं? आगे हम लोग मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं. ठीक है, एक को उठाएंगे और इन चीज़ों को देख लेंगे.
फिर दूसरे को उठाएंगे, इन चीज़ों को देख लेंगे, तीसरे को उठाएंगे, इन चीज़ों को देख लेंगे, चौथे को उठाएंगे, इन चीज़ों को देख लेंगे, पांचवें को उठाएंगे, इन चीज़ों को देख लेंगे। तो अगर याद करने की कोई चीज़ है, जैसे होता है ना लास्ट में पीटी प्रेशर की याद किया जाए, तो याद करने की अगर कोई चीज़ है तो ये प्रोग्राम याद रखना, ठीक है। इससे तुम बैठे बैठे मेंटल रिवीजन भी कर सकते हो कि अच्छा पैलियोलिथिक, तो पैलियोलिथिक के बारे में क्या, ये और ये। मेसोलिथिक के बारे में ये चीज़ क्लियर है, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। बाकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चंस पूछने तो अगर वो डिफिकल्ट होंगे तो सबके लिए होंगे, सिर्फ आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होंगे। क्लियर? तो अब आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, पैलियोलिथिक कल्चरल पैटर्न की। और पहली चीज़ जो हमें जाननी है वो है इसकी क्रोनोलॉजी। सो इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट जनरल क्रोनोलॉजी इज 2 मिलियन years ago to around 10,000 BP। यहाँ BP का मतलब है बिफोर प्रेजेंट, आज से पहले। ADBC मेरे ख्याल से ये क्लास उसके लिए तो डिज़ाइन नहीं है कि वो चीज़ें हम समझें, हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये सब हमारा समझा वो हुआ है, यानी कि आज से 10,000 साल पहले, तो यानी कि अराउंड 8,000 BC, ठीक है ना, 12,000 8,000 BC, 2000 साल जो होगा हमारा कट जाएगा उसमें से, ठीक है ना। ये क्रोनोलॉजी है, ठीक है। अगर हम फेजेस की बात करें तो 3 सब कल्चरल फेजेस आर आइडेंटिफाइड। वी कॉल देम लोअर विच इज द ओल्डेस्ट, देन वी हैव समथिंग दैट इज कॉल्ड मिडिल पैलियोलिथिक, एंड देन वी हैव समथिंग दैट इज कॉल्ड अपर पैलियोलिथिक। इसको कहते हैं निम्न पूरा पाषाण, इसको कहते हैं मध्य पूरा पाषाण, और इसको कहते हैं उत्तर पूरा पाषाण। पूरा पाषाण इसके लिए हमारे पास एक जनरल टर्म है। पैलियोलिथिक को ही ओल्ड पैलियोलिथिक एज भी कहा जाता है, ठीक है। तो 3 सब कल्चरल फेजेस आर आइडेंटिफाइड व्हेन वी टॉक अबाउट द पैलियोलिथिक कल्चरल डेवलपमेंट इन इंडिया प्लेस्ड बिटवीन 2 मिलियन ईयर्स अगो टू अराउंड 10,000 BP। क्लियर? अब यहाँ पर इनकी अलग अलग क्रोनोलॉजी मेरे ख्याल से जरूरी नहीं है, ठीक है, कि निम्न कब से कब तक, कब से कब तक, ये नहीं। लेकिन कुछ जनरल ऑब्जर्वेशन ये हो सकता है पैलियोलिथिक के बारे में कि ये सब मिलाकर दिस इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ आवर प्री हिस्टोरिक पास्ट। सबसे ज़्यादा टाइम हम लोगों ने इसी स्टेज में बिताया है, ठीक है ना। दिस इज द लॉन्गेस्ट एज वेल एज द ओल्डेस्ट फेज ऑफ द पास्ट। सबसे पहले इसी की शुरुआत होती है, यहीं से कल्चरल डेवलपमेंट की शुरुआत हम लोग मान सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि हिस्ट्री स्टडीज कल्चर्स एंड सिविलाइजेशंस। हिस्ट्री डज नॉट डील विथ एवरी काइंड ऑफ पास्ट। लोग कहते हैं, एक पॉपुलर परसेप्शन है कि हिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ द पास्ट, लेकिन वी हैव जियोलॉजिकल पास्ट ऑल्सो, बट जियोलॉजिकल पास्ट इज नॉट अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ हिस्ट्री। उसी तरह से ह्यूमन इवोल्यूशंस होता रहा, सदियों तक होता रहा, करोड़ों अरबों साल इसमें लगे हैं। हिस्ट्री की शुरुआत वहाँ से होती है जहाँ से कि आदमी ने नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए कल्चरल डेवलपमेंट की शुरुआत की। कल्चर का मतलब होता है एनीथिंग दैट इज़ मैन मेड, वो चाहे टैंजिबल हो, दिखने लायक हो, या चाहे नॉन टैंजिबल हो। यानी कि नॉन टैंजिबल कोई आइडिया हो, कोई इंस्टीट्यूशन हो, टैंजिबल कोई टूल हो, कोई मशीनरी हो, कोई मटेरियल रिमेन्स हो। क्लियर? अब दूसरी चीज़ जो हमें देखनी है, दिस वाज द क्रोनोलॉजी एंड फेजेस इन वन गो वी हैव डिस्कस्ड। अब है हमें बात करनी है, यह है दूसरा। तीसरी चीज़ क्या है, हमें बात करनी है टूल्स की, ठीक है ना। तो टूल्स में आप ये मान के चलो कि जो टूल्स लोअर पैलियोलिथिक के हैं, मैं पैलियोलिथिक बार बार नहीं लिखूंगा यहाँ, LP शॉर्ट में काम चल जाएगा हमारा, या लोअर पैलियोलिथिक के टूल्स जो हैं, उन टूल्स को हम कहते हैं कोर टूल्स। ये अपने आप में ही एक क्वेश्चन हो सकता है। इनको हम कहते हैं पेबल फ्लेक्स, हिंदी में करोड़ कहते हैं। कोर टूल्स की खासियत ये होती है कि दे आर हेवियर, ये बहुत भारी होते हैं, हेवियर एंड क्रूडर, बेडॉल होते हैं। इनका इस्तेमाल हमें बहुत अच्छे से पता नहीं है, लेकिन अगर इन टूल्स की बात करें तो इन टूल्स में से हमें कुछ टूल्स आइडेंटिफाई किए गए हैं। जैसे वी हैव टूल्स नोन एज चॉपर, चॉपिंग टूल्स, वी हैव हैंड एक्सेस,
we have tools which are known as CLEAVERS, clavers. क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? ये कंसीडर दी फॉलोइंग टूल्स, लिस्ट दे दिया है, कॉमन लिस्ट दे दिया, और भी टूल्स इंक्लूड कर दिए, और आपसे पूछा कि विच ऑफ द एबव मेंशन टूल्स आर पार्ट ऑफ पैलियोलिथिक. तो पैलियोलिथिक टूल्स की लिस्ट में ये आ जाएंगे. पैलियोलिथिक में भी ये कहाँ आ रहे हैं? द ओल्डेस्ट. तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि द ओल्डेस्ट पैलियोलिथिक टूल्स आर फाउंड इन द नेचर ऑफ, ठीक है, और दूसरे टूल्स का नाम दे दिया, उसमें जोड़ दिया चॉपर चॉपिंग. सो पैलियोलिथिक टूल्स, अपर पैलियोलिथिक टूल्स आर फाउंड इन द नेचर ऑफ चॉपर चॉपिंग, हैंड एक्सेस एंड क्लेवर्स. ये समझ में आ गया? अब यहीं पर मैं आपको बताता हूँ कि ये कौन सा है, लोअर का है, एक साथ बोर्ड पे दिखता रहे. अगर हम मिडिल पैलियोलिथिक की तरफ बढ़ते हैं तो टूल्स थोड़े सोफिस्टिकेटेड हो चले जाएंगे, और इसी टूल्स के बदलते टेक्निक की वजह से ही हम इस तरह के सब कल्चरल फेजेस को आइडेंटिफाई कर पाए हैं, जिन्हें हम लोअर, मिडिल या अपर कहते हैं. यहाँ जो टूल्स बनने शुरू होंगे मिडिल पैलियोलिथिक में, दैट इज़ द सेकेंड फेज, उनको कहते हैं फ्लेक्स. क्या कहते हैं? फ्लेक्स कहते हैं. ये लाइटर हैं, ज़्यादा शार्प हैं, और कोर का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो कि पत्थर के टूल्स बनाने हैं, तो दो पत्थर को लेकर हमने क्या किया, आपस में टकराया, ठीक है, तो पत्थर से कुछ छिटक के जाके दूर गिरेगा, दैट इज़ फ्लेक. जो हाथ में बच जाएगा दैट इज़ कोर. सो लोअर पैलियोलिथिक एज में जो लोगों का ध्यान था वो किसके ऊपर था? कोर के ऊपर था, ठीक है, फ्लेक के ऊपर नहीं था कि फ्लेक्स का भी इस्तेमाल हो सकता है टूल्स के तौर पे. इस तरह की सोच, इस तरह की समझ कब डेवलप होती है? इन दी नेक्स्ट स्टेज ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट, जबकि हमें मिडिल पैलियोलिथिक दिखाई देता है. वहाँ पर टूल्स का नेचर क्या है कि दे आर फ्लेक्स. उसी तरह से अपर में अगर चले जाते हैं, अपर इज़ द मोस्ट डेवलप्ड ऑफ द पैलियोलिथिक. तो यहाँ के जो टूल्स मिलते हैं उनके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है ब्लेड्स एंड ब्यूरिन्स. ब्लेड्स एंड ब्यूरिन्स, ठीक है ना. तक्षणी नाम सुना होगा आपने, ठीक है, खुरचनी, इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल होता है. वैसे मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ब्लेड्स एंड ब्यूरिन्स. तो नाउ टेल मी कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पैलियोलिथिक टूल्स आर देयर? चॉपर चॉपिंग, हैंड एक्सेस, क्लेवर्स 3, फ्लेक्स 4, ब्लेड्स 5, ब्यूरिन्स 6. These are 6 major types. Minor types तो हो सकते हैं और भी दूसरे हो सकते हैं. 6 major types of tools which are connected with Paleolithic stage of cultural development. Is that clear? ठीक है ना. Out of these 6, the first 3 are associated with the lower, which is the oldest and the longest. Flake associated with the middle, and the last 2 blades and burins associated with the upper. So this is about the tools. Is that clear? Now Paleolithic continuing, after tools we have something that is called climate. कि किस तरह का climatic कंडीशन था. तो पूरे पैलियोलिथिक एज में जो भी टाइम पीरियड हम लोगों ने लिखा है, जो क्लाइमेटिक टाइप था उसको कहते हैं प्लीस्टोसीन, ठीक है ना. प्लीस्टोसीन की हिंदी होती है नूतनतम. नूतनतम युग कहते हैं. इस समय जो क्लाइमेट था वो क्लाइमेट कैसा रहा होगा? इसी को कुछ लोग कहते हैं आइस एज भी कहते हैं. क्या कहते हैं? आइस एज. आइस एज की हिंदी है हिमानी या हिम युग. कौन सा युग? हिम युग कहते हैं, ठीक है. ये अपने आप में ही पीटी का क्वेश्चन हो सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कल्चरल पैटर्न ओवरलैप्ड विथ द आइस एज. सो विच ओवरलैप्ड विथ द आइस एज? आइस एज के साथ कौन चलता रहा? पैलियोलिथिक. पूरा पाषाण आइस एज के साथ चलता रहा, ठीक है ना. अब इस आइस एज की कुछ क्वालिटीज हैं जो कि तय की गई हैं. एक तो ये है कि जो मौसम था इस जमाने में, ठीक है, दैट वाज कोल्ड एंड ड्राई. आपसे कैरेक्टरिस्टिक पूछ सकता है कि पैलियोलिथिक के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, तो उसमें कोल्ड एंड ड्राई मौसम भी आ जाएगा, ठीक है ना. और एक दूसरा फीचर था इनका जिसको कहते हैं ऑल्टरनेट फेजेस ऑफ इंटर ग्लेशिएशन.
ग्लेशिएशन एंड इंटर ग्लेशिएशन। ग्लेशिएशन का मतलब होता है, जैसे हिंदी में इसको कहते हैं हिमानी एंड अंतर हिमानी, हिमानी और अंतर हिमानी। क्लाइमेट एक जैसा नहीं रहा था आइस एज में भी, कभी कभी मौसम गर्म हुआ, ठीक है, तो जब मौसम गर्म हुआ तो सिचुएशन कुछ अलग हुई, फिर क्या हुआ, मौसम ठंडा हुआ। तो ग्लेशिएशन एंड इंटर ग्लेशिएशन ऑल्टरनेट फेजेस कंटिन्यू करते हैं पूरे किस फेज में, पैलियोलिथिक फेज में। कुल मिलाकर अंतर हिमानी के काल में भी यानी कि इंटर ग्लेशिएशन फेजेस में भी जो क्लाइमेट का जनरल पैटर्न था वो क्या था, कोल्ड एंड ड्राई। नाउ कैन यू इमेजिन कि व्हाट काइंड ऑफ लाइफ इज पॉसिबल व्हेन द क्लाइमेट इज कोल्ड एंड ड्राई। व्हाट काइंड ऑफ फ्लोरल रिसोर्सेज, व्हाट काइंड ऑफ फॉनल रिसोर्सेज, किस तरह की वनस्पति, किस तरह के जीव जंतु हमें मिलेंगे, क्योंकि हमारे प्राकृतिक संसाधनों में जिस पर हम निर्भर करते हैं जीव जंतु भी आते हैं और वनस्पति भी आती है, फ्लोरल एंड फॉनल रिसोर्सेज दोनों आते हैं। तो अभी भी अगर आप नॉर्थ पोल पे चले जाएं या साउथ पोल पे चले जाएं, यू रीच बोथ द पोल्स, यू कैन फाइंड सिमिलर काइंड ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन। तो अभी आप इमेजिन करो कि क्या पोल्स पे लाइफ जीना पॉसिबल है, ठीक है। तो अगर एक जनरल आइडिया हो कि क्लाइमेट वैसा ही था जैसा कि पोल पे था, और अगर कोई स्टेटमेंट देकर आपसे चीज़ों को पूछा जाए तो बहुत आसानी से आप तय कर लोगे कि ये स्टेटमेंट इस कॉन्टेक्स्ट में सही हो सकता है या गलत हो सकता है। जैसे कोई कहे कि पैलियोलिथिक एज में पीपुल न्यू एग्रीकल्चर, कृषि का उनको ज्ञान था, तो क्या पोल पे खेती होती है, नॉर्थ पोल पे होती है कि साउथ पोल पे होती है, कहीं नहीं होती है, यानी कि क्लाइमेटिक कंडीशन उसके लिए फेवरेबल नहीं था। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया। अगर आप इस बेसिक कंसेप्ट को समझे रहोगे तो बहुत सारे फैक्ट्स और बहुत सारे स्टेटमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस ऐसे होंगे कि जो सही हैं या गलत हैं इसका अंदाज़ा आप इस अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर खुद ही निकाल लोगे। एग्जाम में कहते हैं ना स्मार्ट इंटेलिजेंट गेस मेकिंग, गेस मेकिंग वाइल्ड नहीं होता, कहीं ना कहीं मन के अंदर से इंट्यूशन आता है कि ये चीज़ सही हो सकती है या गलत हो सकती है, ठीक है ना। तो जो भी अर्थ के रिसोर्सेज थे दे वर लॉक्ड अंडर आइस शीट्स, ठीक है ना, लॉक्ड अंडर आइस शीट्स। और जो जानवर थे वो क्या थे, आज भी देखो कोल्डर एरियाज में कैसे जानवर होते हैं, थिक स्किन्ड, हेयरी, हेवियर, फैटी। उनका कंजम्पशन बहुत आसान नहीं होगा, उनको कंज्यूम करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल काम होगा। तभी शायद इनको बड़े बड़े पत्थर के टूल्स की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि जानवर खुद ही क्या थे, इतने बड़े थे कि उनके लिए लाइटर टूल्स उनका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता था। यू मे हैव हर्ड ऑफ कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो जब चीज़ें जैसी ज़रूरत होती है उसके हिसाब से टूल्स बनते हैं, ठीक है। तो क्लाइमेटिक कंडीशन ड्यूरिंग पैलियोलिथिक एज बेस्ड ऑन प्लेस्टोसीन एज was extremely cold and dry. Resources of the earth were locked under ice sheets. Agriculture was not possible. हाइड्रोलॉजिकल साइकिल अगर हुआ भी होगा तो इंटरग्लेशिएशन के फेजेस में कुछ दिनों के लिए वो हुआ होगा, जैसे रेनफॉल जिसे कहते हैं। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का मतलब होता है रेनफॉल, ठीक है। और जो फ्लोरल एंड फॉनल रिसोर्सेज हैं वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट नहीं थे। यही वजह थी कि जो पेस ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट है, वी हैव डिस्कस कि डेवलपमेंट इज अ फंक्शन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ नेचुरल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। सो कल्चरल डेवलपमेंट का जो फेज़ था वो जो पेस था, फेज़ नहीं पेस था, आप बताओ वो धीमा होगा या तेज होगा? बहुत ही धीमा होगा, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं है, तो उसको तो धीमा नेचुरली होना है, ठीक है ना। मैं थोड़ा स्पीड चल रहा हूँ क्योंकि हम सोच रहे हैं, एक कोशिश ये है कि जो भी हमारे पास टाइम अवेलेबल है उसमें मैक्सिमम कवर कर लें, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये जो मेरी स्पीड है इससे तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही है ना, ठीक है। वैसे भी आप लोग 1.5 2 पॉइंट पर सुना करते हो, आजकल तो आदत हो गई आप लोगों को स्पीड सुनने की, हम टीचर्स उसका मुकाबला ही नहीं कर पाते हैं। हम कितना तेज़ बोलेंगे, जितना तेज़ आप लोगों को सुनने की आदत लग गई है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी मैं कोशिश ये करूँगा कि क्लैरिटी रहे और बिल्कुल इतना भी तेज़ का इंप्रेशन ना हो कि आप अटेंशन ही देना छोड़ दें कि पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा है, ठीक है। तो आप हमें बताएंगे, अगर आपको लगता है कि स्पीड बहुत ज़्यादा है तो वो आपकी ज़रूरत के हिसाब से फिर उसको हम लोग मॉडरेट कर लेंगे। इज़ दैट क्लियर? ये ऑनलाइन वाले भी कर सकते हैं, ऑफलाइन वाले भी कर सकते हैं। ऑनलाइन वालों का भी फीडबैक सुनर और लेटर हमारे पास
और पहुंच जाएगा कि वेदर यू आर कंफर्टेबल विद द पेस और नॉट। लेकिन स्पीड चलने के पीछे मेरा रीज़न ये है कि कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट कवर कर लिया जाए जो भी लिमिटेड टाइम हमारे पास अवेलेबल है। इज़ दैट क्लियर? तो यहाँ पर ठीक है, क्लाइमेट हम लोगों ने क्यों पढ़ा? हमने ये देखा कि क्लाइमेट वॉज नॉट फ्रेंडली, इट वॉज हार्श। ठीक है, अर्थ वॉज नॉट फुल ऑफ रिसोर्सेज द वे वी फाइंड इट टूडे। मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज लॉक्ड अंडर आइस शीट्स एंड जानवर हों या जो भी रिसोर्सेज थे वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बहुत ही डिफिकल्ट था, एंड सो द पेस ऑफ डेवलपमेंट वाज एक्सट्रीमली स्लो। सो अब इसके बाद से ये चौथा था ना हमारा, ठीक है ना। पांचवी जो चीज हमें बात करनी है वो करनी है किसकी? ह्यूमन स्पीसीज की। तो ये जो 3 सब कल्चरल फेजेस हैं, लोअर, मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक एज के, यहाँ पर 3 अलग अलग तरह के ह्यूमन स्पीसीज का डोमिनेशन दिखाई देता है। जैसे लोअर में माना जाता है कि इट वाज टाइम फॉर होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस वो थे जिन्होंने पहली बार 2 पैरों पर खड़ा होना शुरू किया, इसीलिए हम लोग इनके लिए ये वर्ड भी यूज़ करते हैं, बाईपेडल। मेरे ख्याल से स्पेलिंग करेक्ट है। बाईपेडल का मतलब है जो 2 पैरों पर खड़ा होकर चल सके। आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि जो 2 पैरों पर चल के खड़ा हो सकेगा वो बाकियों से ज़्यादा रिसोर्सफुल होगा कि नहीं होगा। तभी यहीं से जब ये इसकी शुरुआत हो गई, इससे पहले डार्विन का एरिया है। किसका एरिया है? डार्विन का एरिया है, डार्विन का इवोल्यूशन है। लेकिन जब यह स्टेज आ गया तो यहाँ से हिस्ट्री की शुरुआत हो जाती है, इसलिए कि यह बाईपेडल जो क्रिएचर है जिसके दोनों हाथ फ्री हैं दूसरे काम करने के लिए, अब यह अपने नेचर में इतना इंटरफेरेंस कर सकता है कि अपने लाइफ को उसके रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके बदलने की कोशिश कर सकता है। और यही कोशिश आजकल हम लोग भी आज भी कर रहे हैं, ठीक है ना। लेवल अलग अलग है। इनके समय तक आते आते हमें ये मिलने लगते हैं जिनको कहते हैं होमो सेपियंस, और अपर में जो मिलते हैं वो हैं होमो सेपियंस, और एक बार फिर से सेपियंस, होमो सेपियंस सेपियंस। और यही होमो सेपियंस सेपियंस को हम कहते हैं मॉडर्न मैन, यानी कि हम और आप, ठीक है ना। तो हम और आप किस मामलों में इनसे अलग हैं? इनका अपीयरेंस अराउंड 10,000 हो चुका होगा। हम लोग बहुत नए हैं। अगर इवोल्यूशन को देखें तो हम लोग किस मामले में नए हैं, किस मामलों में इनसे अलग हैं? इनसे अलग हैं समझ में आ रहा है, इनसे तो अलग ये भी थे, इनसे अलग ये भी थे, लेकिन हम इनसे अलग नहीं हैं। हम यही हैं जिनको क्या कहते हैं? मॉडर्न मैन कहते हैं। तो आज अगर हम इनसे अलग हैं तो एक्सपीरियंस में अलग है, नॉलेज में अलग है। लेकिन जहाँ तक बॉडी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की बात है, बॉडीली कैपेसिटी की बात है, फ्लेक्सिबिलिटी की बात है, या कैरेनियल कैपेसिटी की बात है, जिसको दिमाग की कैपेसिटी कह सकते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है। जो लोग कहते हैं कि हिस्ट्री में क्या रखा है, कुछ नहीं रखा है, उनको यहाँ से सबक सीखना चाहिए कि हिस्ट्री ही है जो कि हमें प्री हिस्टोरिक मैन से अलग करती है। कि हमारे पास हिस्ट्री है, इनके पास बायोलॉजी थी। बात समझ गए ना? इनके पास जियोलॉजी, जियोग्राफी और पता नहीं क्या क्या था, और हमारे पास क्या है? हिस्ट्री है। कि इन द लास्ट 10,000 ईयर्स हम लोगों ने जो भी एफर्ट्स किए हैं, उसका जो भी एक्सपीरियंस है, थ्रू द सिस्टम ऑफ एजुकेशन वी हैव बीन एबल टू ट्रांसमिट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। और जनरेशन गैप भी इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि नहीं हम बहुत आसानी के साथ। जैसे जैसे वक्त में हम आगे बढ़ते हैं, डेवलपमेंट करने की हमारी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी या घटती जाएगी? बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो अब वो बॉडीली सेंस में तो नहीं बढ़ रही है, हमारे 2 हाथ 3 हाथ नहीं होने जा रहे हैं। जो माइंड की कैपेसिटी है वो भी बढ़ने नहीं जा रही है। बढ़ क्या रहा है फिर? हमारा हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस, ठीक है, सिस्टम ऑफ नॉलेज, विजडम ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। सो जस्ट रिमेंबर कि इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन स्पीसीज इन द पैलियोलिथिक टाइम वी हैव 3 मेजर स्पीसीज, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस एंड होमो सेपियंस सेपियंस। होमो सेपियंस सेपियंस आर नोन एज मॉडर्न मैन। यानी कि अगर आपसे इस तरह का सवाल पूछे
कि मॉडर्न मैन अपीयर्ड ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द प्री हिस्टोरिक टाइम? सो द जनरल आंसर इज पैलियोलिथिक। लेकिन अगर वो पैलियोलिथिक में भी स्पेसिफाई करते हैं तो आंसर इज अपर पैलियोलिथिक। इज दिस क्लियर? इसके बाद से हम लोगों को सिक्स्थ क्या है? सबसिस्टेंस पैटर्न देखना है इनका, कि इनका सबसिस्टेंस पैटर्न क्या था। तो वी हैव जस्ट सीन कि नेचर वाज हॉस्टाइल, वी हैव आल्सो सीन कि ह्यूमन कैपेसिटी वाज आल्सो लिमिटेड, मॉडर्न मैन डिड अपीयर बट ही अपीयर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पैलियोलिथिक, नॉट इन द बिगिनिंग। ठीक है, तो अब अगर ऐसा था तो पेस ऑफ डेवलपमेंट बहुत ही स्लो था। हम समझते हैं कि कैसे स्लो था। तो थ्रू आउट द पैलियोलिथिक हम इन तीन चीजों से शायद आगे नहीं बढ़ सके, उसको हम कहते हैं हंटिंग, फूड गैदरिंग एंड स्कैवेंजिंग। हंटिंग की हिंदी है आखेट, फूड गैदरिंग की हिंदी है खाद्य संग्रहण, ठीक है, और स्कैवेंजिंग होता है मृत जानवरों के मांस का भक्षण, कह सकते हैं हम लोग, मृत जानवरों के मांस का भक्षण। आपने किया है कभी? हम मार के खाते हैं, खुद ब खुद जो मर जाते हैं वो नहीं खाते, अक्सर नहीं खाते। लेकिन आज भी अगर आप देखें तो बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं जो आज भी मरे जानवरों का मीट खा लेती हैं। आज भी हम में से कुछ लोग फूड गैदरर हैं कि नहीं है? आज भी हंटिंग दिखाई देती है। हालांकि इकोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल और नेचुरल प्रोटेक्शन के नाम पे हंटिंग बैन है, बहुत सारे एरियाज़ में बैन है, बहुत सारे जानवरों की हंटिंग बैन है कि नहीं? लेकिन उसके बावजूद भी आपने देखा होगा कि हंटिंग के केसेस इधर उधर से खड़ा मतलब हो ही जाते हैं, मिल ही जाते हैं, और कुछ तो बड़े नामी लोग हंटिंग के केसेस में फंसे हुए हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन मेरे ख्याल से नाम लेने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको पता है। ठीक है ना? तो पूरे पैलियोलिथिक टाइम में हंटिंग, फूड गैदरिंग एंड स्कैवेंजिंग ही सबसिस्टेंस पैटर्न का हिस्सा रहा। वी डोंट इमेजिन एनी अदर थिंग। ठीक है ना? नाउ सेवेंथ क्या था? सेटलमेंट पैटर्न। ठीक है ना? 7 है सेटलमेंट पैटर्न। अब इसमें हमें ये देखना होगा इनका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहीं पर हम लोग कुछ साइट्स की बात करेंगे, कुछ डिस्कवरीज की बात करेंगे, कुछ डिस्कवरर्स की बात करेंगे। ठीक है ना? जहां हम लोग जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। तो एक चीज़ तो तय है कि थ्रू आउट द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, पार्टिकुलरली द हिली एरियाज, ठीक है, हम कह सकते हैं कि होल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट से इनके साइट्स हमें मिलते हैं, एक्सेप्ट कुछ एरियाज है जहाँ से नहीं मिलते हैं। और आपको पता है कि जब हर जगह से मिलते हैं और कहीं से नहीं मिलते हैं तो कौन इंपॉर्टेंट होगा? हर जगह मिलने वाला या नहीं मिलने वाला? नहीं मिलने वाला इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो वैसे 4 कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पैलियोलिथिक साइट्स या पैलियोलिथिक टूल्स हमें दिखाई नहीं देते हैं? तो एक तो है मालाबार कोस्ट, मालाबार कोस्ट पे ये नहीं मिलते। दूसरा है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स, यहाँ से भी ये नहीं मिलते। तीसरा आपने देखा होगा नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में हम कह सकते हैं गंगेटिक बेसिन, यहाँ से नहीं मिलते, और ये इंडस बेसिन से भी नहीं मिलते। सो एक्सेप्ट नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, गंगेटिक एंड इंडस, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स और मालाबार कोस्ट, पैलियोलिथिक टूल्स हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। क्लियर है ये?
अब जहां से मिले हैं उसमें से कुछ साइट्स की अगर हम बात करें तो जो सबसे दो चीज इंपॉर्टेंट होगी हमारे लिए, ठीक है ना। एक है ओल्डेस्ट डिस्कवरी, सबसे पहले पैलियोलिथिक टूल्स कब मिले, ठीक है ना। और दूसरी चीज हो जाएगी, ठीक है ना, कि दोनों का अंतर समझो, डिस्कवरी ऑफ द ओल्डेस्ट। बाकी को छोड़ देंगे, ठीक है ना। पहले इन दोनों का अंतर समझ में आ रहा है आपको कि ओल्डेस्ट डिस्कवरी एंड डिस्कवरी ऑफ द ओल्डेस्ट। नहीं समझ में आ रहा, दोनों का अंतर समझ में नहीं आ रहा। ठीक से समझोगे, थोड़ा ध्यान देके तो समझ में आ सकता है। देखो इस क्लास में ओल्डेस्ट कौन है, मैं हूं, ठीक है। लेकिन क्लास में लेटेस्ट एंट्री किसकी हुई, मेरी हुई। अभी भी नहीं समझ में आया, चलो मैं इसको और खुल के समझाता हूं। ओल्डेस्ट डिस्कवरी का मतलब है कि दिस इज डिस्कवरी पहली बार कब मिले, कहां मिले, उसके बाद से मिलते गए। तो क्या आपको लगता है कि उनके बनने का जो ऑर्डर होगा हमारे डिस्कवर करने का ऑर्डर वही होगा? ऐसा पॉसिबल है क्या? हो सकता हो कि आज कोई साइट यहां पे डिस्कवर कर लिया जाए दिल्ली में, नॉर्थ दिल्ली में, और वहां से जो टूल्स मिले वो जो लिखा है ना आपने 2 मिलियन ईयर्स अगो, उससे पुराने निकले। वो कितने के निकल जाए? 4 मिलियन ईयर्स अगो के निकल जाए। तो वो क्या हो जाएगा? डिस्कवरी ऑफ द ओल्डेस्ट। लेकिन ओल्डेस्ट डिस्कवरी ये नहीं बदलेगा, ये जो हो चुका वो हो चुका। यानी कि सबसे पहले पैलियोलिथिक टूल्स कहां से ढूंढे गए, किसने ढूंढा, और सबसे पुराने कहां से ढूंढे गए, किसने ढूंढा। इन दोनों का मतलब समझ गए आप, ठीक है ना। तो यहां पर स्पेसिफिक ईयर्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, बट इन 1860s दिस डेवलपमेंट टुक प्लेस, परहैप्स इट वाज 1863, ठीक है। कि अ जियोलॉजिस्ट नाम था उनका, अ जियोलॉजिस्ट सर रॉबर्ट। ये नाम बहुत सुना सुना सा लग रहा होगा आपको, इतने दिनों की तैयारी के बाद इस नाम से फेमिलियर हो चुके होंगे आप, अलग अलग किताबों में मिला होगा आपको ये। सर रॉबर्ट ब्रूस फूटे, ठीक है, यस, उसी की बात हो रही है। अब समझ में आ रहा है किसकी बात हो रही है ना, कि अ जियोलॉजिस्ट सर रॉबर्ट ब्रूस फूटे मेड द ओल्डेस्ट डिस्कवरी और अर्लीस्ट डिस्कवरी वी कैन से। यहां ओल्डेस्ट का मतलब है, चलो अर्लीस्ट लिखेंगे तो ज्यादा सेंस बनता है इसका। अर्लीस्ट डिस्कवरी, ये ओल्डेस्ट हटा ही दो, दो ओल्डेस्ट आपको डिस्टर्ब करेगा। ज्यादा सुटेबल वर्ड क्या है? अर्लीस्ट डिस्कवरी and the oldest discovery. These 2 points we have to discuss. For the time being we are dealing with the earliest discovery. So earliest discovery was made by not a historian, not an archaeologist, but a geologist. कभी कभी कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इनका प्रोफेशन भी पूछता। सर रॉबर्ट ब्रूस फूट मेड द अर्लीस्ट डिस्कवरी एट पल्लावरम, जगह का नाम है। कहीं कहीं अब की किताबों में यह भी लिखते हुए आता है अतिरम पक्कम। हो सकता हो कि कोई जिला या डिस्ट्रिक्ट या तालुका का कुछ रिलेशन हो। पल्लावरम, अतिरम और पक्कम, ठीक है, इन 1860s, टू बी प्रिसाइज परहैप्स इट इज 1863, लेकिन इस डेट को एक बार चेक कर लेना, ठीक है ना। ये रेलवे का एक्सपेंशन हो रहा था, ये भाई साहब जियोलॉजिकल सर्वे से जुड़े आदमी थे, ये कुछ कर रहे थे, तब तक इनको कुछ दिखा, ठीक है। तो क्या ढूंढा इन्होंने? तो ही डिस्कवर्ड अ हैंड एक्स। हैंड एक्स इज पार्ट ऑफ पैलियोलिथिक टूल्स, ठीक है। हैंड एक्स बिलोंगिंग टू द फेमस ऑस्ट्रेलियन इंडस्ट्री। अब ये वर्ड जो आया है
ये आपको थोड़ा कंफ्यूज करेगा कि ये इंडस्ट्री क्या है। सो जब आइडियाज़ सिमिलर होते हैं एक ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स के, तो उसको स्कूल कहते हैं, और जब टेक्निक सिमिलर होती है तो वो क्या बनाती है, इंडस्ट्री बनाती है। ठीक है ना। तो सिर्फ इंडियन आर्कियोलॉजी की बात नहीं है, पूरे वर्ल्ड के लेवल पे एक सिमिलरिटी देखने को मिलती है कि पैलियोलिथिक लोग चाहे जहाँ कहीं भी रहे, उस कल्चरल स्टेज में एक तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया लगभग, यानी कि ह्यूमन माइंड, ठीक है, एक ही तरह से प्रॉब्लम्स को रिस्पॉन्स देता है। तो फ्रांस में एक जगह है एश्यूल, वहाँ से कुछ टूल्स मिले पैलियोलिथिक लोगों के जो किसी खास तकनीक से बनाए गए थे। उस तकनीक की डिटेल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। उन टूल्स को कह दिया गया अशूलियन टूल्स। अब पूरी दुनिया में जहाँ कहीं उस टेक्निक से मिलते जुलते टूल्स मिलते हैं, उनको क्या कहते हैं, एशूलियन कहते हैं। ये अपने आप में ही पीटी का क्वेश्चन बनता है कि इंडिया में कहाँ से एशूलियन टूल्स मिले हैं, किसने ढूंढा है। तो समझ गए ना। इंडिया में इसके लिए एक लोकल नाम रखा गया। इंडिया में इसको कहते हैं मद्रास इंडस्ट्री, क्योंकि मद्रास से मिले थे ये, इसलिए इसको कहते हैं मद्रास इंडस्ट्री। अब यहाँ पर पीटी का क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको कि मद्रास इंडस्ट्री कंसिस्ट्स ऑफ, सो मद्रास इंडस्ट्री कंसिस्ट्स ऑफ, ऑप्शन दे देगा ए हैंड एक्सेस, बी चॉपर चॉपिंग, सी फ्लेक्स, डी ब्लेड्स एंड ब्यूरिन्स। सो मद्रास इंडस्ट्री कंसिस्ट्स ऑफ हैंड एक्सेस। इज दैट क्लियर। क्वेश्चन तो कहीं से भी घुमा सकता है। तो ये एक साइट है पैलियोलिथिक साइट, जो कि हमें दिमाग में रखना चाहिए। ठीक है ना। एक दूसरा साइट है, एक दूसरी डिस्कवरी जिसको मैं अच्छा चलो पहले इन दोनों की बात कर लेते हैं, फिर एडिशनल डिस्कवरी की बात करेंगे। ठीक है। दिस वाज द पॉइंट ऑफ अर्लीस्ट डिस्कवरी। नाउ द ओल्डेस्ट और डिस्कवरी ऑफ ओल्डेस्ट टूल्स। ये एक जगह है जिसका नाम है रिवात। रिवात इज सिचुएटेड, रिवात सिचुएटेड इन पोतवार प्लेटो। प्लेटो की स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना, पोतवार प्लेटो। ठीक है ना। पोतवार प्लेटो है कहाँ पे, तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये आज के पाकिस्तान का इलाका है। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देयर इज अ प्लेटो, दैट प्लेटो इज कॉल्ड पोतवार। एंड एक चीज और कि इस पोतवार प्लेटो में एक नदी बहती है, तो इन द बेसिन ऑफ द रिवर सोन, सोन को सोहन भी कहते हैं। सो पोतवार प्लेटो, प्लेटो में रिवर, और ये सब कहाँ, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। इस इलाके से हमें ओल्डेस्ट पैलियोलिथिक टूल्स मिलते हैं। ठीक है ना। एक बहुत पहले एक मिशन था, फ्रेंच मिशन डी टेरा पैटरसन, नाम लिखने की जरूरत नहीं है, उसने इनको ढूंढा। और इन इंडस्ट्री को, इसको कहते हैं टूल्स ऑफ सोहन इंडस्ट्री। कौन सी इंडस्ट्री, सोहन इंडस्ट्री। यानी कि पैलियोलिथिक कितनी इंडस्ट्रीज हो गई हमारे पास, दो, मद्रास इंडस्ट्री एंड सोहन इंडस्ट्री। और सोहन इंडस्ट्री के टूल्स वही हैं जो तीन टिपिकल टूल्स हैं, हैंड एक्सेस, चॉपर, चॉपिंग एंड क्लेवर्स। ये तीनों टूल्स यहाँ पर हमें मिलते हैं। अब आपको लगेगा कि क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो जैसे मान लो चीज़ों को थोड़ा क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में प्रोसेस करना शुरू करो। जैसे हम पूछें आपसे एक सवाल पीटी का कि द ओल्डेस्ट पैलियोलिथिक टूल्स हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम विच पार्ट्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ए साउथ इंडिया, बी ईस्टर्न इंडिया, सी नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, डी द दक्कन प्लेटो। इकोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल हिस्ट्री। ठीक है।
ठीक है ना, या कि द ओल्डेस्ट ट्रेसेस ऑफ ह्यूमन हैबिटेशन। सी कैसे मैनिपुलेट कर रहा हूँ इस इंफॉर्मेशन को, जरा इसको देखो कि ओल्डेस्ट ट्रेसेस ऑफ ह्यूमन हैबिटेशन फाउंड इन द बेसिन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स, ए गंगा, बी नर्मदा, सी गोदावरी, डी सोहन। सो आंसर इज सोहन। ठीक है ना, तो प्लेटो वाइज भी सवाल पूछ सकते हैं, रिवर वाइज भी सवाल पूछ सकते हैं, एरिया वाइज भी सवाल पूछ सकते हैं। पूछेंगे तो लगेगा कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सवाल है जिसके लिए बहुत कुछ पढ़ना चाहिए था। नहीं, इसके लिए बस आपको क्वेश्चंस के पैटर्न को देखना चाहिए था और जो भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसको थीमेटिकली प्रोसेस करना चाहिए था। इससे आपकी बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया इनका ओल्डेस्ट टूल और जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसी में एक और जगह है जहाँ की जिसके बारे में हमें जानना चाहिए। ठीक है ना, एक है जगह जैसे अदर डिस्कवरी में, अदर डिस्कवरीज, इस समय के जो अदर डिस्कवरीज हैं उसमें एक जगह है जिसको कहते हैं हथनौरा। क्या कहते हैं? हथनौरा। हथनौरा इज सिचुएटेड इन द रिवर बेसिन नर्मदा, नर्मदा बेसिन। अब ये हथनौरा क्यों इंपॉर्टेंट है? तो यहाँ से हमें मिला है ह्यूमन एस्कल, पैलियोलिथिक इंसान का क्या मिला है? ह्यूमन एस्कल मिला है। तो आप समझ सकते हैं कि इंपॉर्टेंट हो सकता है कि नहीं। इसको नर्मदा मैन भी कहा जाता है, नर्मदा मैन। उसी तरह से एक और जगह है जिसको हम कहते हैं लंघनाज। ठीक है, एक और जगह है जिसको कहते हैं नेवासा। ये इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। लंघनाज साइट है, लंघनाज इज इन गुजरात, नेवासा इज इन महाराष्ट्र। ठीक है ना, ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। और क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं कि साइट्स का नाम देकर आपसे पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैलियोलिथिक साइट। उसमें दूसरे तरह के साइट्स भी ऐड कर देंगे और आपसे पूछेंगे। तो ये 4-5 पैलियोलिथिक साइट्स आप याद रखना। रिवात याद रखना, हथनौरा याद रखना, लंगनाज याद रखना, नेवासा याद रखना। ठीक है, और पल्लावरम और अतिरमपक्कम, इन साइट्स को याद रखना। दिस आर द रिप्रेजेंटेटिव साइट्स ऑफ द इंडियन पैलियोलिथिक। और कुछ डिस्कवरीज याद रहेंगे मेरे ख्याल से। केस ऑफ अर्लीस्ट डिस्कवरी मद्रास इंडस्ट्री, ओल्डेस्ट डिस्कवरी सोहन इंडस्ट्री। ठीक है ना, और कौन से टाइप्स कहाँ से मिले हैं, यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। इकोलॉजिकली अगर देखा जाए, ठीक है, जियोग्राफिकल मतलब सेटलमेंट पैटर्न में फर्स्ट वाज जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंड इज इकोलॉजिकल। तो इकोलॉजिकल अगर हम देखें, इकोलॉजिकल प्रोफाइल इन साइट्स का, तो एक वर्ड में इनको कहा जा सकता है अपर रिवर बेसिन्स। अपर रिवर बेसिन्स दैट इज हिली एरियाज। अपर रिवर बेसिन्स का मतलब आप समझ रहे हैं, रिवर्स की अपनी एक ट्रैजेक्टरी होती है, अपर, मिडिल, लोअर। अपर इलाके वो होते हैं जो हिल्स में होते हैं। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ वर्ड्स लाइक कैचमेंट एरियाज, वाटर डिवाइड, जहाँ पर यू शेप वैलीज होती हैं, वी शेप वैलीज होती हैं। ठीक है ना, डीप गॉर्जेस बनते हैं और उन गॉर्जेस में इरोजन के जरिए केव्स बनते हैं, खासतौर से जब लाइम स्टोन हो, उन्हीं केव्स में लोग रहते थे। तो अपर रिवर बेसिन्स में रहते थे। और कहाँ रहते थे? सो नेचुरल केव्स एंड रॉक शेल्टर्स। और देयर इज वन मोर एक्सप्रेशन, ओपन कैंप साइट्स। ओपन कैंप साइट्स। एक चीज और जानने वाली है कि इस दौर में नो एविडेंस ऑफ आर्टिफिशियल dwelling
यूनिट्स। इसका सिंपल सा मतलब है कि घर बनाना लोगों ने अभी शुरू नहीं किया था। जहाँ नेचुरल केव्स मिले वहीं पर लोगों ने रहना और शुरू कर दिया। तो एक कहानी बन रही है कि नहीं दिमाग में, कि कैसे लोग थे, किस तरह के माहौल में रह रहे थे, कहाँ पे रह रहे थे, कैसे अपना जीवन जी रहे थे, ये स्टोरी दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है। इस स्कीम से जुड़ा अगर कोई भी अननोन फैक्ट भी होगा तो एग्जामिनेशन हॉल में आप उसे आइडेंटिफाई कर लेंगे कि अगर कॉन्टेक्स्ट ये है तो ये चीज़ पॉसिबल होगी कि नहीं होगी। ठीक है ना। अब आइए, मैंने कहा था कि कुछ अदर्स भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है। यहां पर कुछ अदर डेवलपमेंट्स जरूर हो रहे हैं। अगर अदर्स की बात करें, मेरे ख्याल से 8वां पॉइंट था ना ये अदर्स में, तो कुछ डेवलपमेंट्स बड़े ही इंटरेस्टिंग हैं। जैसे मॉडर्न मैन आ चुका है। ठीक है ना। तो मॉडर्न मैन आएगा तो कुछ अपनी कारीगरी दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, कुछ तो अपनी कारीगरी दिखाएगा। तो एक जगह है आंध्रा में जिसको कहते हैं करनूल कुरनूल, वहाँ पे बहुत सारी केव्स हैं। वहाँ से कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं हमें जो कि अपर पैलियोलिथिक में मॉडर्न मैन के कुछ अचीवमेंट्स को दिखाती हैं। जैसे यहाँ से, अच्छा यहाँ पे एक केव है जिसका बड़ा टेढ़ा नाम है, मैं लिखवाना नहीं चाहता कि लास्ट मोमेंट में आपको याद रखने में दिक्कत होगी। करनूल केव से काम चल जाएगा आपका। स्पेसिफिक केव का नाम आपसे वो नहीं पूछेंगे, जगह का नाम अपने आप में काफ़ी है। वैसे नाम है मुछट्टा चिंतामणि गवी। करोगे याद? क्यों करोगे, छोड़ो उसको। ठीक है ना। तो यहाँ पर अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ HEARTH फायर। ये हार्ट फायर नहीं है, दिल की आग नहीं है, ये हर्थ फायर और हाथ फायर, चूल्हे की आग। आग को क्या किया हम लोगों ने, डिस्कवर किया या इन्वेंट किया, पता नहीं। ये तो नेचुरल चीज़ है, ये तो थी ही थी, है ना। आग की बात जब भी होती है तो यूज़ की बात होती है, और जब भी यूज़ की बात होती है तो डिसिप्लिन्ड यूज़ की बात होती है। और आग को डिसिप्लिन करने के लिए हमारे पास जो अर्लीस्ट डिवाइस था वो क्या था, चूल्हा। बहुत दिनों तक चूल्हे का इस्तेमाल होता रहा। तो उन केव्स में अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द हाथ फायर मिलता है। ठीक है। एक दूसरी चीज़ मिलती है, वो भी यूनिक है अपने आप में, कि अगर इंडिया में देखा जाए तो जिनको हम बोन टूल्स कहते हैं, इंडिया में जो बोन टूल्स हैं ये इसके बाद वाले फेज में शुरू होते हैं, मेसोलिथिक में शुरू होते हैं। पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो बोन टूल्स अपर पैलियोलिथिक से शुरू हो जाते हैं। लेकिन इंडिया में एक एक्सेप्शनल साइट है, यही कुरनूल केव्स में, जहाँ पर कि बोन टूल्स का एविडेंस भी मिलता है, बट दिस एविडेंस इज जस्ट एक्सेप्शन। So these tools are not going to be important, but these caves are going to be important. This site is going to be important, कि at which place we find the discovery of bone tools even at upper Paleolithic level. और जो हाल बोन टूल्स का है वही हाल पेंटिंग्स का भी है, कि रॉक पेंटिंग्स आमतौर पे मेसोलिथिक के साथ जुड़ी हैं। ठीक है। लेकिन अगर उनकी बिगनिंग कहें तो बिगनिंग कब हो जाती है, अपर पैलियोलिथिक में ही हो जाती है। तो रॉक पेंटिंग्स की शुरुआत मान सकते हैं। द बिगिनिंग। ये 3 इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं जो कि जुड़े हुए हैं किसके साथ, पैलियोलिथिक स्टेज के साथ। सो नाउ वन मोर साइट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फॉर अस। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हुए अगले कल्चरल स्टेज में चले जाएंगे। ठीक है ना। पैलियोलिथिक के बाद देखिए जो मेन स्कीम बनाई थी मैंने शुरू में, 5 कल्चरल पैटर्न जो आइडेंटिफाई किए थे, उसमें वी हैव समथिंग विच इज़ नोन एज मेसोलिथिक। मेसोलिथिक के लिए एक और नाम यूज़ होता है जिसको कहते हैं एपी पैलियोलिथिक। इसी को कहते हैं मिडिल स्टोन एज, नॉट मिडिल पैलियोलिथिक। मिडिल पैलियोलिथिक अलग है, मिडिल में अक्सर कन्फ्यूजन होता है। तो पैलियोलिथिक में भी 3 लेयर्स हैं, एक मिडिल आता है, और पूरे स्टोन का मिडिल अलग है।
तो ये पूरे स्टोन का मिडिल है, दैट इज बियॉन्ड पैलियोलिथिक, ठीक है ना, दैट इज आफ्टर अपर पैलियोलिथिक वी हैव अ फेज दैट इज कॉल्ड मेसोलिथिक, एपीपैलियोलिथिक और मिडिल स्टोन एज। क्लियर? ये 5 कल्चरल पैटर्न में से दूसरा है, इसको बी लिख लेते हैं, पैलियोलिथिक को आप ए लिख सकते हैं। जो अब तक किया है पैलियोलिथिक वो हमारे लिए ए हो गया, और ये क्या हो गया, बी। नाउ इन द मेसोलिथिक वन थिंग इज टू बी रिमेंबर्ड दैट दिस इज द शॉर्टेस्ट फेज ऑफ द स्टोन एज, इससे छोटा कोई भी नहीं है, शॉर्टेस्ट फेज ऑफ द स्टोन एज। दिस इज ऑल्सो एक्सेप्टेड एज अ फेज ऑफ ट्रांजिशन, फेज ऑफ अ ट्रांजिशन, दिस इज इंट्रोडक्टरी काइंड ऑफ थिंग, phase of a transition. If we take note of the chronology, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग मिलता है, लेकिन रफली इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट हम इसको 12,000 बीपी से लेकर 5,000 बीपी तक का मान सकते हैं। श्रीलंका में तो 30,000 भी है, और भी जगहों पर और भी अलग अलग चीज़ें मिलती हैं, लेकिन रफली वी कैन प्लेस द मेसोलिथिक बिटवीन 12,000 बीपी एंड 5,000 बीपी। आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है अगर आपको किताबों में कोई और फिगर मिले तो। आप समझ सकते हैं कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेरी रिमोट पास्ट, जहाँ एग्जैक्ट और प्रिसाइज डिटर्मिनेशन कभी भी नहीं हो सकता, और जो भी रेंज मिलेगा वो काफ़ी वेरी करेगा। तो हम लोगों ने उस रेंज को कैप्चर किया है जिसमें बहुत सारे पैलियोलिथिक कल्चर्स आ जाते हैं, सॉरी मेसोलिथिक कल्चर्स आ जाते हैं। क्लियर? अब ये तो हो गया इसका क्या, क्रोनोलॉजी, ठीक है ना। फेजेस आर नॉट इंपॉर्टेंट हियर, ठीक है ना, यानी कि जो हमारे जनरल स्कीम का पॉइंट नंबर 2 था फेजेस, वो इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि ये बहुत ही शॉर्ट है और इसमें फेजेस दिखते नहीं हैं, और अगर दिखते भी हैं तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। तो फेजेस को हम छोड़ देंगे, यानी कि जो दूसरा पहला था क्रोनोलॉजी इंट्रोडक्शन, एंड देन दिस इज क्रोनोलॉजी एंड दिस इज व्हाट, फेजेस। सो फेजेस में हमारे पास कुछ भी नहीं है करने को, ठीक है ना। तीसरी चीज जो हमारे लिए थी, आप याद करो क्या था, टूल्स। यहाँ टूल्स को लेकर बड़े इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स होते हैं। एक डेवलपमेंट ये है कि वी हैव ए स्मॉल साइज्ड टूल्स, ठीक है ना, मोस्टली फॉलोइंग व्हाट इज कॉल्ड जियोमेट्रिकल टूल्स। इनके लिए एक वर्ड यूज होता है जिसको कहते हैं माइक्रोलिथ्स। माइक्रो का मतलब छोटा। सो माइक्रोलिथ्स आर एसोसिएटेड विथ मेसोलिथिक। व्हाट आर माइक्रोलिथ्स? सो दे आर स्टोन टूल्स, स्मॉल साइज्ड स्टोन टूल्स मोस्टली फाउंड इन जियोमेट्रिकल शेप्स, ठीक है ना। टूल्स को लेकर और एक्सपेरिमेंट होते हैं। एक को कहते हैं कंपाउंड टूल्स और मिक्स्ड टूल्स। क्या कहेंगे? कंपाउंड टूल्स और मिक्स्ड टूल्स। और एक और वर्ड यूज़ कर सकते हैं हम लोग अगर चाहें तो, कंपोजिट टूल्स। ये भी एक रिमार्केबल डेवलपमेंट है टूल्स के टाइप में। कहाँ पर? मेसोलिथिक स्टेज ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट में। कंपाउंड टूल्स वो होते हैं कि व्हेन टू टूल्स आर कंबाइंड टुगेदर फॉर ग्रेटर ईज एंड इफिशियंसी, ठीक है ना। जैसे हैंड एक्सेस अलग हैं, बम्बू स्टिक अलग है, दो अलग अलग टूल्स हैं। लेकिन अगर बम्बू स्टिक को हैंड एक्स में फिट कर दिया जाए तो आपको नहीं लगता कि इफ़िशियंसी बढ़ जाएगी? स्टिक की भी इफ़िशियंसी बढ़ जाएगी और हैंड एक्स की भी इफ़िशियंसी बढ़ जाएगी। इस तरह के टूल्स को कहते हैं कंपोजिट टूल्स, कंपाउंड टूल्स और मिक्स्ड टूल्स। और इस तरह का इनोवेशन हमें प्री हिस्टोरिक फेज़ के किस एज में दिखाई देता है? मेसोलिथिक एज में दिखाई देता है। एक तीसरा बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, उसको हम कह सकते हैं बोन टूल्स। यानी कि अब इतने बड़े पैमाने पर लोगों ने जानवरों का शिकार करना शुरू किया कि उनकी हड्डियां अब टूल्स के तौर पे इस्तेमाल की जाने लगी। सो नाउ वी हैव एडिशनल मटेरियल दैट इज कॉल्ड बोन टूल्स। और उससे भी इंटरेस्टिंग चीज़ अब आपको दिखाई देगी, नाम सुनकर थोड़ा सा आपको हैरत होगी
उसको कहते हैं मिसाइल टेक्नोलॉजी। आजकल मिसाइल वर्ड बहुत ही प्रचलन है। ईरान का नाम सुना होगा आपने, और ईरानी मिसाइल्स आर इन न्यूज़। इन इंडिया ट्रेडिशनली वी रिलेट इट विद टीपू सुल्तान, एंड वी हैव अ मिसाइल मैन इन इंडिया। नाम सुना होगा, क्या नाम है? हमारे प्रेसिडेंट भी रहे हैं वो, कलाम साहब, है ना। अब ये मिसाइल्स उस वक्त क्या कर रहे हैं? तो मिसाइल का सिंपल सा मतलब होता है कि व्हेन द टारगेट इज हिट फ्रॉम अ डिस्टेंस, टारगेट इज हिट फ्रॉम अ डिस्टेंस, ठीक है ना। इसका बेहतरीन एग्जांपल है बो एंड एरो। बो एंड एरो कुछ टूल्स तो ऐसे हैं कि जिनका, जैसे इन आवर कल्चर में है वर्ड ऑफ अस्त्र एंड शस्त्र। अस्त्र क्या होता है? जिसको चला के मारते, दूर से मारते। शस्त्र क्या है? जो हाथ में रखे हुए हैं। चाकू अगर हाथ में लेके चला रहे हैं तो क्या हो गया? शस्त्र हो गया। चला के मार दिया तो वही अस्त्र हो गया। ऐसा हो सकता है ना। तो यूज पे भी डिपेंड करता है, लेकिन हाँ, जब टारगेट को डिस्टेंस से हिट किया जाता है तो उसको कहते हैं मिसाइल टेक्नोलॉजी, एंड द बेस्ट एग्जांपल इज बो एंड एरो. So these four remarkable developments took place when we have the transition from Mesolithic to Paleolithic. Sorry, Paleolithic to Mesolithic. Is that clear? Now, what is the fourth thing? चौथी चीज हमें क्या डिस्कस करनी है? क्लाइमेट. यहाँ क्लाइमेट को लेकर एक बहुत बड़ा चेंज होता है. वो ये होता है कि आपने नाम सुना था ना, प्लिस्टोसीन. ये ख़त्म हो जाता है एंड वी हैव समथिंग दैट इज़ नोन एज होलोसीन. और होलोसीन में इसको कहते हैं, हिंदी में कहते हैं अद्यतन युग. अद्यतन युग. सो विच फेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ क्लाइमेट चेंज? मेसोलिथिक. ठीक है ना. और एक हम लोगों का दौर है जहां क्लाइमेट चेंज हो रहा है, लेकिन हमारे क्लाइमेट चेंज का रिलेशन ह्यूमन एक्टिविटीज़ के साथ आमतौर पर हम लोग जोड़ते हैं. यहाँ नेचुरली प्लिस्टोसीन वाज गिविंग वे टू समथिंग विच इज़ नोन एज होलोसीन. होलोसीन वही है जिसमें हम लोग आज जी रहे हैं. हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि अभी भी हम लोग किसी न किसी इंटरग्लेशिएशन के फेज़ में ही हैं और फिर से आइस एज आ सकता है. इन कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, वो जो पैटर्न था इंटरग्लेशिएशन एंड ग्लेशिएशन का, वो पैटर्न अब जा चुका है और हमारा क्लाइमेट ज़्यादा स्टेबल है, एंड दैट क्लाइमेट इज़ कॉल्ड होलोसीन. हाँ, ये और बात है कि आजकल होलोसीन भी चेंज होने लगा है और क्लाइमेट चेंज की बात हमारे डिस्कोर्स में शामिल हो गई है कि नहीं हो गई है. आज हमारे लिए बहुत बड़ा कंसर्न है. तो आज हमारे लिए कंसर्न है. आज का क्लाइमेट चेंज हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, लेकिन तब का क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम नहीं क्रिएट किया. उसने बहुत सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्रिएट किया, और सोल्यूशन इसलिए क्रिएट किया कि नाउ द क्लाइमेट बिकेम वार्म एंड वेट. वार्म होगा तो वेट हो जाएगा, कोल्ड होगा तो ड्राई होगा. सिंपल फिजिक्स का रूल है यहाँ पर. और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की शुरुआत हो गई, बिगिनिंग ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. यानी कि क्लाइमेट वैसा होने लगा जिससे हम लोग आज फेमिलियर हैं. यूनिफॉर्मिटी तो कभी नहीं होगी. ठीक है. तो प्लिस्टोसीन जब एरा था तो इक्वेटर के आसपास के इलाकों में ही ह्यूमन हैबिटेशन पॉसिबल था. मोस्ट पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ कवर्ड अंडर आइस शीट्स, बट व्हेन द क्लाइमेट बिकेम वार्म एंड वेट, आइस शीट्स मेल्टेड. तो आइस शीट्स मेल्ट होगी तो आप एक कहानी बना लो यहाँ पे. क्या हो सकता है कि आप प्लिस्टोसीन क्लाइमेट जानते हो, होलोसीन में आ गए, कोल्ड एंड ड्राई से वार्म एंड वेट में आ गए. तो क्या हो सकता है? आइस मेल्ट होगी. आइस मेल्ट होगी तो क्या होगा? ऊपर जाएगी. ठीक है. तो कंडेंसेशन, प्रिसिपिटेशन, रेनफॉल होगा कि नहीं होगा? अभी जो रेनफॉल होगा वो कहाँ होगा? आइस पर नहीं होगा, बिकॉज द सरफेस ऑफ द अर्थ इज ऑल्सो अनकवर्ड नाउ. और सिर्फ उस पर रेनफॉल नहीं होगा बल्कि उस पर सनलाइट भी सीधा पड़ेगा. सो नाउ कैन यू इमेजिन कि what kind of organic activities are possible when the surface of the earth is exposed to both rainfall and sunlight. तो नए तरह के प्लांट्स, नए तरह के फूड ग्रेन्स. अक्सर माना जाता है कि जिन हम फूड ग्रेन से आज वाकिफ़ हैं,
ये सब कब डेवलप हुए थे अपने वाइल्ड फॉर्म में? मेसोलिथिक टाइम में, व्हेन वी हैव द क्लाइमेट चेंज। तो आज के क्लाइमेट चेंज से हमारे फूड सेफ्टी पर असर पड़ रहा है, ठीक है। चीज़ें डिसअपियर हो रही हैं, एनिमल्स डिसअपियर हो रहे हैं, फूड ग्रेन्स डिसअपियर हो रहे हैं। तब क्या था कि जिस रिसोर्स बेस पे अब तक हम लोग टिके हुए थे, जो कि आज के क्लाइमेट चेंज से चेंज होने जा रहा है, उस रिसोर्स बेस का आधार तैयार हुआ, वो रिसोर्स बेस हमारे लिए तैयार हुआ। द काइंड ऑफ एनिमल्स वी आर फेमिलियर विथ, एनिमल्स भी क्या हो गए, छोटे हो गए, मतलब स्मॉलर एंड स्विफ्टर। अब वो तेजी से भागते थे। अब आपको समझ में आएगा कि क्यों कहते हैं कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। अब अगर आपको छोटे छोटे जानवरों को मारना है जो कि बहुत तेजी से दौड़ते हैं, तो क्या आप पत्थर के भारी टुकड़े उठा के दौड़ेंगे उनके पीछे? खुद ही थक जाएंगे। तो अब आपको लाइटर टूल चाहिए कि नहीं चाहिए, माइक्रोलिथ्स। अब आपको कंपोजिट टूल चाहिए कि नहीं चाहिए, जैसे स्पेयर हेड क्या है, एक कंपोजिट टूल है, आप दूर से ही मार सकते हैं। वो एन एरो क्या है, रनिंग एनिमल को भी आप हिट कर सकते हैं। तो जो टूल्स में चेंजेस हो रहे हैं वो बेसिकली इसलिए हो रहे हैं कि रिसोर्स बेस वाज चेंजिंग, एंड रिसोर्स बेस इज चेंजिंग बिकॉज क्लाइमेट इज चेंजिंग। आज भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो हमें यही डर है ना कि हमारा रिसोर्स बेस क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तभी हम लोग अभी बात करने लगे हैं किसकी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, और पता नहीं किन किन चीज़ों की। तो आज भी अगर आप ऐसे भी लिखते हैं तो बिना क्लाइमेट चेंज के रेफरेंस को तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। इज दिस क्लियर? So the most remarkable development in terms of climate was a shift from Pleistocene to Holocene, when the climate became warm and wet, when the surface of the earth was free from ice sheets, when we have the beginning of hydrological cycles, formation of water bodies, appearance of fishery, appearance or emergence of or evolution of new plants, new species of plants and animals in their wild forms, and now this new resource base was more friendly. Climate became friendly and now resources became more consumable. और इन दोनों की वजह से आपको लगता है कि जो फ्यूचर में अब डेवलपमेंट होने वाला है उसका बैकग्राउंड तैयार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है ना। तो चौथी चीज क्या थी, क्लाइमेट, वो हमने डिस्कस कर लिया। पांचवी चीज में क्या है, स्पीसीज। ये हमारे लिए अप्लीकेबल नहीं है। क्यों अप्लीकेबल नहीं है? ह्यूमन स्पीसीज ऑलरेडी फिक्स्ड। We have seen Homo sapiens sapiens appeared in the upper Paleolithic time and they are still there. We are also part of the same. तो ये वाला पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा। तो फिर हमारे लिए कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट, एंड दैट इज अबाउट सबसिस्टेंस पैटर्न। सो हंटिंग, फूड गैदरिंग, एक्सकेवेंजिंग तो कंटिन्यू करेगा, ठीक है। दो चीज़ें यहाँ पर ऐड हो गई। एक कहते हैं डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। दो ऐसे साइट्स हैं जहाँ से इसके एविडेंस मिलते हैं, अर्लीस्ट एविडेंस मिलते हैं। एक तो है आदमगढ़, ये एमपी में है कहीं, और दूसरा साइट है बागोर, ये राजस्थान में है कहीं। दिस टू साइट्स इन द सबकॉन्टिनेंट है प्रोवाइडेड अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। और एनिमल्स वही हैं, शीप, गोट्स, नो कैटल। और सबसिस्टेंस पैटर्न में एक और चीज जुड़ गया, ये तो पहला था। और दूसरी चीज जिसे हम कहते हैं वो है FISHERY। फिशरी की स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना, मेरे ख्याल से ई नहीं रहेगा, फिशरी रहेगा क्या, ई फिशरी रहेगा, जिसको क्या कहते हैं, मत्स्य पालन कहते हैं। पालते थे या नहीं, पालने की तो बात अभी नहीं होगी, लेकिन हाँ यह है कि फिशिंग की शुरुआत हो गई, इसलिए कि अब हमारे पास फ्रेश वाटर है, आइस शीट्स मेल्ट किए हैं, वाटर बॉडीज पैदा हो गई हैं। तो अगर आपसे पूछे कि विच ऑफ द सबसिस्टेंस पैटर्न्स आर एसोसिएटेड विथ मेसोलिथिक, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल एंड फिशरी और फिशिंग, इज दैट क्लियर? अगर मान लो कि पांचों का नाम दे दे कि कंसीडर द फॉलोइंग सबसिस्टेंस पैटर्न्स: 1 हंटिंग, 2 फूड गैदरिंग, 3 escavenging, 4 this one domestication of animals, 5th फिशरी। और इसके बाद से क्वेश्चन पूछ दे नीचे कि विच ऑफ द एबव आर एसोसिएटेड विद द मेसोलिथिक, और ऑप्शंस कुछ इस तरह से दे दे, 1 2 and 3, ठीक है ना, 1 2 3 and 4, 4 and 5, 1 2 3 4 and 5। तो फिर बताओ क्या आंसर होगा तुम्हारा? 4 and 5 ही आंसर होना चाहिए, इसलिए कि हिस्ट्री में जो चेंज होता है उसको हम ज़्यादा नोट करते हैं।
एग्रीकल्चर अभी नहीं, जिसको डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स कहेंगे, उसकी शुरुआत अभी नहीं हुई है, ठीक है ना। लेकिन अगर टोटलिटी में देखी जाए तो मेसोलिथिक सबसिस्टेंस पैटर्न में हंटिंग भी था, फूड गैदरिंग भी था, एस्केवेंजिंग भी था, वो तो आज भी है, हमारे मॉडर्न टाइम में भी इसके ट्रेसेस देखने को मिल सकते हैं। तो वो पार्ट ऑफ हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी, उसको हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी कहते हैं। जो नया डेवलपमेंट हो रहा है एज पार्ट ऑफ द मेसोलिथिक, दैट डेवलपमेंट इज द बिगिनिंग ऑफ फिशरी एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स विद दिस टू साइट्स, आदमगढ़ एंड बागोर, दिस टू साइट्स टू बी केप्ट इन माइंड। इज दिस क्लियर? तो ये हो गया हमारा सबसिस्टेंस पैटर्न। अब किसकी बात करेंगे हम लोग? सेवेंथ इज सेटलमेंट पैटर्न ऑफ मेसोलिथिक। इसमें पहला है जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इजंट इट? तो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हम कह सकते हैं कि सेम एज पैलियोलिथिक। जहाँ जहाँ पैलियोलिथिक, वहाँ वहाँ लगभग हमें क्या मिलता है? मेसोलिथिक। कई बार कंटिन्यूटी में भी मिल जाता है कि पैलियोलिथिक के बाद क्या, नेक्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, दैट इज मेसोलिथिक। कहीं कहीं सिर्फ पैलियोलिथिक, कहीं कहीं सिर्फ मेसोलिथिक। अब एक ऐसा, दो ऐसे एरियाज हैं जो हमारे लिए अब मशहूर हो जाएंगे, ठीक है ना। एक एरिया है मध्य प्रदेश का, वह एरिया जिसको हम कहते हैं भीमबेटका। भीमबेटका, टी के बाद ए रहेगा या नहीं रहेगा? भीमबेटका, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है ना, प्रॉपर नाउन है, हमने ए लगा ही दिया तो क्या ही फर्क पड़ गया, ठीक है। भीमबेटाका हो गया, अंग्रेजों ने बुद्ध के सामने ए लगा के बुद्धा बना दिया तो क्या हो गया, ठीक है। जगह समझ गया ना, भीमबेटका, ये मध्य प्रदेश के पास है। यहाँ पर बहुत सारे केव्स हैं, सबसे ज़्यादा केव्स यहीं पर हैं, नेचुरल केव्स एंड रॉक शेल्टर्स। ये एक प्रोमिनेंट मेसोलिथिक साइट बनकर उभरता है। हालांकि यहाँ पर पैलियोलिथिक ट्रेसेस भी हैं, बट दिस साइट बिकम्स इंपॉर्टेंट मेनली ड्यू टू मेसोलिथिक, नॉट ड्यू टू पैलियोलिथिक। बट पैलियोलिथिक इज नॉट एब्सेंट हियर, पैलियोलिथिक इज प्रेजेंट, ठीक है, बट इन द मेसोलिथिक एज दिस साइट्स बिकम इंपॉर्टेंट। सेकेंड एक एरिया है जहाँ पर बहुत छोटे छोटे साइट्स हैं, उन छोटे छोटे साइट्स से हमें मतलब नहीं है, वो एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वो एरिया कहलाता है बेलन वैली। बेलन वैली का नाम सुना होगा आपने। बेलन एक रिवर है, ये विंध्या की तरफ से निकलकर आती है, गंगा या जमुना के सीक में मिलती है, और आज का जो इलाका है प्रयागराज और बनारस, इसके बीच में कहीं पर यह जगह देखी जा सकती है, ठीक है ना। तो ये दो एरिया उभर कर आते हैं। बेलन वैली इज पार्टिकुलरली नोन फॉर इट्स हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी। यहाँ पर बहुत सारे कल्चरल स्टेजेस के एविडेंस हमें मिलते हैं। अगर हम दूसरा यानी कि इकोलॉजी की बात करें कि इकोलॉजिकल शिफ्ट क्या हुआ, तो इकोलॉजिकल शिफ्ट में वही रहा, अपर रिवर बेसिन्स, लेकिन पहली बार इकोलॉजिकल शिफ्ट क्या है? प्लेन्स। प्लेन्स फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार हमें प्लेन्स में भी हैबिटेशन के एविडेंस मिलने शुरू हो जाते हैं। और ये जो इलाका है बेलन वैली, ये क्या है? प्लेन ही है, बट नॉट फार अवे प्लेन्स, प्लेन्स सिचुएटेड नियर हिल्स। माना जाता है कि एक दिन में लोग जितना डिस्टेंस कवर कर सकते थे, क्योंकि अभी भी उनका जो मेन लिंक था वो किसके साथ था? हिल्स के साथ था। हो सकता हो कि हिल्स में रहने वाले अपने दूसरे बरदरान के साथ उनका ट्रेडिंग रिलेशन भी धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हुआ हो, कि कुछ लोग मैदानी इलाकों में आकर रहने लगे, वहाँ के रिसोर्सेज, और कुछ लोग हिल्स में भी रहे, दोनों के बीच में कुछ एक्सचेंज भी होता होगा। एक्सचेंज नेटवर्क का भी हम एविडेंसेस को मान सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि प्लेन्स नियर हिल्स, नॉट द डीपर प्लेन्स, ठीक है। तो ये एक इकोलॉजिकल शिफ्ट है जो कि हमें दिखाई देने लगता है। और अब एक और रिमार्केबल डेवलपमेंट, ठीक है ना, वो क्या है? आपने देखा था, ये आठवां, हम लोग सातवां डिस्कस कर रहे हैं सेटलमेंट पैटर्न, उसका तीसरा है ये, दैट इज हैबिटेशनल स्ट्रक्चर। तो फॉर द फर्स्ट टाइम आर्टिफिशियल dwelling
यूनिट्स हमें दिखाई देने लगते हैं. एंड एविडेंस इज फ्रॉम द बेलन वैली, द सेम बेलन वैली, द प्लेन एरिया with oldest Mesolithic sites. Now in Belan Valley, we have discovered something that is called post holes. और post holes के basis पर ही we draw this conclusion कि the Mesolithic man had started building their artificial dwelling units. आप में से कुछ लोगों ने हट्स देखे होंगे, झोंपड़ी देखी है नहीं देखी है? झोंपड़ी बनाने का ट्रेडिशनल तरीका क्या है? 2 पोल्स, इसके ऊपर एक बीम, इसके ऊपर कुछ फ्लेक्सिबल रूफ जो दोनों तरफ झुक जाता है, और फिर उसको किनारे पर भी हम बहुत सारे खंभे से सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. दिस इज द ट्रेडिशनल पैटर्न. अब मैं बोर्ड पे बना के नहीं दिखा पाऊंगा, इतना बड़ा आर्टिस्ट नहीं हूँ, है ना, लेकिन आप हट्स को इमेजिन कर सकते हैं. और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारा देश डेवलप हो चुका है और JNG हट्स से वाकिफ़ नहीं है. लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होगा, है ना. हट्स आप लोग जानते होंगे, देखा होगा आपने. तो हट्स नहीं रहे, पोल्स भी नहीं रहे, लेकिन वो जहाँ थे वहाँ के गड्ढे अभी भी हैं. और आर्कियोलॉजिस्ट ने उन गड्ढों को ढूंढ लिया, उनका पैटर्न देखा, और उनको लगा कि ये जो पोल्स, ये जो गड्ढे हैं, इनमें ज़रूर कभी क्या रहे होंगे, पोल्स रहे होंगे. और जो पैटर्न बता रहा है, ये बता रहा है कि लोग झोंपड़ी बनाना शुरू कर दिए थे. तो फॉर द फर्स्ट टाइम आर्टिफिशियल ड्वेलिंग यूनिट्स के एग्जांपल्स कहाँ मिलते हैं? बेलन वैली में मिलते हैं. ठीक है, उससे पहले भीमबेटका में एक दीवार जैसा स्ट्रक्चर मिला है, उसको भी कुछ लोग आर्टिफिशियल मानते हैं, लेकिन उसके बारे में हिस्टोरियंस को लेकर कोई एक राय नहीं है. ठीक है ना. अब आइए अदर्स की बात करें. यहाँ अदर्स में कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं मिसलेनियस में. 8वां था ना पॉइंट ये. एक तो ये है कि जिसको हम पेंटिंग कहते हैं, पेंटिंग का सबसे क्लोज रिलेशन जिसको रॉक पेंटिंग्स कहते हैं या प्री हिस्टोरिक पेंटिंग कहते हैं, दैट पेंटिंग इज मेनली एसोसिएटेड विथ मेसोलिथिक एज. ठीक है ना. अब यहां पेंटिंग से रिलेटेड 2 साइट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे. ठीक है, एक तो हो गया पेंटिंग से जुड़ा, रॉक पेंटिंग की खोज कहाँ हुई. तो फर्स्ट डिस्कवरी का पॉइंट हमारे लिए हमेशा इंपॉर्टेंट होता है. तो एक जगह है जिसको कहते हैं सोहागी घाट. सोहागी घाट एक जगह है, ये कहाँ है? तो मिर्ज़ापुर हिल्स. मिर्ज़ापुर एक जगह है जो कि एक वेब सीरीज की वजह से काफ़ी मशहूर हुआ था. वैसे ये एक जगह है, ये इमेजिनरी प्लेस नहीं है, ये रियल जगह है. यूपी का एक जिला है मिर्ज़ापुर. So in the hills near Mirzapur, there is a place called सोहागी घाट. ठीक है, यहीं पर, ठीक है ना. अगेन 1860s बड़ा फर्टाइल टाइम है. स्पेसिफिक ईयर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, यूपीएससी स्पेसिफिक ईयर नहीं पूछा करती है. एक रफ आइडिया आपके पास होना चाहिए कि इन द 1860s में एक आर्कोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है ACL कार्लेइल. इस तरह से उनका नाम लिखते हैं, ACL कार्लेइल. ये 1860s में इन द हिल्स नियर मिर्ज़ापुर, सोहागी घाट केव्स में ये सबसे पहली बार क्या ढूंढते हैं? रॉक पेंटिंग्स ढूंढते हैं. ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है. इज दैट क्लियर? लेकिन सबसे ज़्यादा द मोस्ट फेमस साइट जो कि किसके लिए है? रॉक पेंटिंग्स के लिए. वो वही है जिसकी स्पेलिंग में मैंने ए लगा दिया था. एक बार लगा दिया तो बार बार लगाऊंगा मैं. भीमबेटका. भीमबेटका की खोज बहुत बाद में हुई. आप सरप्राइज्ड हो जाएंगे कि दिस वाज डिस्कवर्ड 10 years आफ्टर इंडिपेंडेंस. अंग्रेज आए, इतने दिन तक रूल किया, इतने सारे मिलिट्री मार्चेस, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एडवेंचरर्स, पता नहीं कौन कौन, लेकिन ये केव्स नहीं ढूंढे जा सके थे. 1957 में एक आर्कियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था VS वाकांकर. ये साहब एक दिन ट्रेन से जा रहे थे भोपाल से इटारसी. रास्ते में इनको कुछ दिखा तो उतर गए. उतर के जाके देखा तो ढूंढ लिया. इनको शायद मशहूर होना था, अदरवाइज हजारों लोगों ने देखा होगा ट्रेन से आते जाते इन चीज़ों को. तो ये VS वाकांकर साहब का इंटरेस्ट था आर्कियोलॉजी में. तो ही डिस्कवर्ड द केव्स ऑफ भीमबेटका इन द ईयर 1957.
7, and these caves are important because here we have not only the maximum number of rock caves and rock shelters but also the most profuse availability of what is called रॉक पेंटिंग्स और प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स. तो ये और कोई साइट याद रहे ना रहे, ये दो साइट आपको याद रखना है, भीमबेटका और ये दो डिस्कवर्स भी आपको याद रखने. हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? सम अदर डेवलपमेंट्स. ठीक है ना. यहां पर एक चीज और मानी जाती है कि इस समय एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इंक्रीज इन पॉपुलेशन इस समय का बढ़ना प्रॉब्लम है, उस समय का बढ़ना एसेट था. हालांकि आज भी हम लोग एसेट मानते हैं कभी कभी, डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात बहुत दिनों तक करते रहे, लेकिन फिर भी. और हमें पता कैसे चलता है? तो वी हैव मोर नंबर ऑफ सेटलमेंट्स, ठीक है ना, एंड इंक्रीजिंग साइजेस ऑफ सेटलमेंट्स विच आर सजेस्टिव ऑफ द फैक्ट दैट देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ इंक्रीज इन द ह्यूमन पॉपुलेशन. ह्यूमन पॉपुलेशन का उस जमाने में इंक्रीज होना क्या है? ह्यूमन रिसोर्स का डेवलप होना है. क्लियर. एक चीज और इंटरेस्टिंग यहां पर मिलती है और वो ये है कि पहली बार हमें बरियल सिस्टम दिखाई देता है और एविडेंस वहीं से आता है. इसका सबका एविडेंस मोस्टली बेलन वैली से आएगा. बरियल सिस्टम, बेलन वैली, इसको हम कह सकते हैं इंटेंशनल डिस्पोजल of the dead bodies. Burial system, evidence again from Belan Valley. अब इससे हमें क्या पता चलता है? सर्सर रीजन के सवाल बन सकते हैं कि ह्यूमन रिलेशंस में कुछ इस तरह की चीज़ें डेवलप हो गई थी कि देयर वर सम पीपल हु थॉट देमसेल्फ रेस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स योर डेड बॉडीज ऑल्सो. फैमिली की बात हो सकती है, कम्युनिटी लाइफ की बात हो सकती है. क्या बात होगी डेफिनेटली तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन देयर स्टार्टेड व्हाट इज नोन एज बरियल सिस्टम. एंड इवन मोर इंटरेस्टिंगली वी हैव समथिंग दैट इज कॉल्ड डबल बरियल्स. दो लोगों को एक साथ, रियल लाइफ में दो लोग एक साथ इस तरह से नहीं मरते कि उनको एक साथ बरी किया जाए. उसमें भी अगर एक खास पैटर्न देखे मेल और फीमेल का, तो कोई एक जरूर पहले मरा होगा, दूसरे को मार के डाला गया होगा. कौन पहले मरा होगा, किसको मार के डाला गया होगा, यह तय करना बहुत मुश्किल है. यह सिंपल सी बात हो सकती है कि तू चल मैं आई नहीं, उसमें भी तो क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा. कुछ भी हो सकता है. ये हम साथ जी नहीं सकते तो साथ मर तो सकते हैं, कुछ इस तरह की बात भी हो सकती है. या एक मरा होगा, दूसरे को मार के लोगों ने डाल दिया होगा कि वो गया तू भी जा, ये भी हो सकता. लेकिन हम इस लेवल तक नहीं जाएंगे, ठीक है, कि हम सती की बात करने लगें या मैरिज की इंस्टीट्यूशन की बात करने लगे. ये कंक्लूजन थोड़ा सा रेडिकल कंक्लूजन हो जाएगा. हाँ, ये जरूर माना जा सकता है कि देयर वर सम नोशंस नाउ विच वर रिलेटेड टू सम परमानेंट बॉन्ड बिटवीन टू सोल्स और टू पर्सन्स. उसकी बात होने लगी थी. बाद के दिनों में मैरिज का इंस्टीट्यूशन भी इसी नोशन से उभर कर आएगा और सती का एविल भी लगभग इसी नोशन से उभर कर सामने आएगा. इज दैट क्लियर. और हिस्टोरिकली और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होने जा रही हैं. आपने कभी नाम सुना है? इससे भी पता चलता है. ग्रेव गुड्स, आईबीसी में बहुत ज़्यादा ग्रेव गुड्स. अब ये ग्रेव गुड्स क्या है भाई? ऐसा माना जाता है कि मरने के बाद भी लोगों को जरूरत पड़ेगी. जैसे मान लो कि मैं मर जाऊं तो मेरे साथ ये मार्कर, ये कैमरा, ये बोर्ड और तुम में से कुछ लोगों को. अब होता ना, पहले राजा महाराजा मरते थे तो उनको नौकर चाकर सबको उसमें डाल देते थे. तो फिर बाद में मान लो कि आज से 1000 साल के बाद हमारी ग्रेव की डिगिंग होगी तो लोग कहेंगे कि आदमी जरूर टीचर था. ठीक है, इसलिए कि उस समय तक टीचिंग का पैटर्न हो गया था कि टीचर्स बिना कैमरा और बिना माइक्रोफोन को पढ़ाते नहीं थे. और ये एक मॉडर्न गैजेट भी मिला है, मॉडर्न मार्कर भी आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन में मिला है. और बाकी और जो दूसरे लोग मिले हैं, ठीक है, उनकी हड्डियों का एज, जो बूढ़ा वहाँ दिख रहा है उसकी हड्डियों की एज से कम लग रहा है. आर्कियोलॉजिस्ट ऐसे ही काम करते हैं. ठीक है, इसका मतलब है कि वन ओल्डर पर्सन एड्रेसिंग मेनी यंगर पर्सन्स. तो इस तरह की सिचुएशन आमतौर पे कहाँ होती है? क्लासरूम्स में ही हुआ करती है. तो ग्रेव गुड्स दे हैव प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन थ्रोइंग लाइट ऑन द प्री हिस्टोरिक टाइम एंड इवन ऑन द प्रोटो हिस्टोरिक टाइम. इज दैट क्लियर एवरीवन? ठीक है ना. तो ये कुछ अलग से डेवलपमेंट्स होते हैं जिनकी चर्चा हम लोगों ने मेसोलिथिक टाइम में
की है. इज दैट क्लियर एवरीवन? एनी डाउट, एनी कन्फ्यूजन? ठीक है. मैं आपकी क्लास को मैं 2 घंटे का इरादा था मेरा, 8 बजे तक ले सकता हूँ ना, कोई दिक्कत तो नहीं है. ठीक है, आधा घंटा और इसमें हमारा ये खत्म हो जाएगा. ठीक है, कल हम लोग मिलेंगे तो किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे. प्री हिस्टोरी का टेंशन खत्म करते हैं. और इतना पढ़ लिया, इसके बाद से कुछ और आपने जो पढ़ा हुआ है पहले से उसको रिवाइज करो. अब नया पढ़ने का कुछ भी टाइम नहीं है. ठीक है ना, उसको रिवाइज करो. तैयारी होनी है, हो चुकी है. अब जो हो चुकी है उसको रिटेन करना है. वो जो आइडियल तैयारी थी ना तुम्हारे दिमाग में, जो वंस अपॉन अ टाइम कभी थी कि हमारी तैयारी है, मेरी है, ऐसी होगी, वैसी होगी, वैसी होगी, वो टाइम जा चुका. अब उसके चक्कर में नहीं पड़ना है. अब जो है वही तैयारी अपनी है और उसी को कंसोलिडेट करने में टाइम देना है, जो कि रिवीजन से ही होगा. तो अब का टाइम एक्सपेंशन का नहीं है, अब का टाइम कंसोलिडेशन का है. हाँ, कभी कभी कुछ इलाकों में सर्जिकल स्ट्राइक तुम लोग जरूर कर सकते हो. तो आपने जो पहले से पढ़ रखा है क्लास में, बहुत कुछ उसका रिवाइज हो जाएगा. कुछ नई चीज़ें भी हो सकता है कि आपको मिल जाए. इससे बाहर जाकर तैयारी करने के लिए अपने आप को ट्रबल मत दीजिएगा. इज दैट क्लियर? तो अगला हो गया हमारा नियोलिथिक. नियोलिथिक इज ऑल्सो कॉल्ड न्यू स्टोन एज. नियोलिथिक में आते हैं हम लोग तो क्रोनोलॉजी को क्या करते हैं कि मॉडिफाई कर लेते हैं. ठीक है ना, बीपी को बीसी में कर देते हैं. सो आम तौर पे माना जाता है कि 7000 बीसी टू अराउंड 1500 बीसी वी हैव समथिंग दैट इज कॉल्ड नियोलिथिक स्टेज ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट. इसमें भी अलग अलग प्रोफाइल आ जाता है. पहली बार रीजनल प्रोफाइल हमें क्लियर देखने को मिलता है. जैसे ये जो टाइम है इसमें जो ओल्डेस्ट है, ठीक है ना, वो सबसे ओल्डेस्ट हमें मिला है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. याद करो कि यहाँ पर हमें पैलियोलिथिक टूल्स भी सबसे पुराने मिले हैं, यानी कि वह इलाका लीड बहुत दिनों तक बनाए रखा कल्चरल प्रोग्रेस में. वी कैन से टिल द अर्बन फेज ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन. वो हमेशा आगे आगे रहा. यहाँ पर एक शहर है जो कि इंडस का एक शहर बनता है. वैसे एक साइट है जिसका नाम है मेहरगढ़. मेहरगढ़ इज सिचुएटेड इन द बलूचिस्तान प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान. मेहरगढ़ इज एक्नॉलेज्ड एज द ओल्डेस्ट ऑफ द sites which are identified as the Neolithic sites. ठीक है, पहले रीजनल प्रोफाइल की बात कर लेते हैं, फिर दूसरी बात कर रहे हैं. कुछ साइट्स के ना कुछ स्पेशल फाइंडिंग्स और उसके एरिया भी इंपॉर्टेंट हो सकता है. तो मेहरगढ़ के लिए यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि क्या है, ओल्डेस्ट है. और इसी की क्रोनोलॉजी कब तय की जाती है, अराउंड 7000 BC तय की जाती है. ठीक है ना. उसके बाद से जिसको हम कहते हैं, इसको नॉर्दर्न, इसको हम नॉर्थ वेस्टर्न भी कह सकते हैं. नॉर्थ वेस्टर्न नियोलिथिक क्या कहते हैं, नॉर्थ वेस्टर्न नियोलिथिक, विच इज ओल्डेस्ट इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट विथ ओल्डेस्ट साइट एज मेहरगढ़, डेटेड बैक टू अराउंड 7000 BC. उसके बाद सेंट्रल इंडियन नियोलिथिक है. सेंट्रल इंडिया में कुछ नियोलिथिक साइट्स हैं और यहाँ पर जो एरिया है वो एरिया है मेनली वही वैली जिसको कहते हैं वेलन वैली. और वेलन वैली में जो साइट्स हैं उनकी क्रोनोलॉजी आमतौर पे 4000 to 3000 BC के बीच में तय की जाती है. यानी कि ये मेहरगढ़ से नए साइट. यहाँ पर के जो साइट्स हैं उनमें कुछ साइट्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं. जैसे एक साइट है जिसका नाम है सराय नाहर राय. नाउ इन वेलन वैली वी हैव अ नियोलिथिक साइट नोन एज सराय नाहर राय. यहाँ से हमें वार का एविडेंस मिलता है. एक साइट है जिसका नाम है चोपनी मांडो. चोपनी मांडो से हमें मिलता है वाइल्ड राइस का एविडेंस मिलता है. और एक और साइट है जिसका नाम है कोल डिहुआ. कोल डिहुआ से हमें राइस कल्टीवेशन का एविडेंस मिलता है और माना जाता है कि पूरी दुनिया में ओल्डेस्ट एविडेंस है राइस कल्टीवेशन का. आपको पता है कि वह इलाका
पूरी दुनिया को आप वीट जोन और राइस जोन में बांट सकते हो। वो इलाका ट्रांजिशन का इलाका है, मतलब पंजाब वीट, बंगाल राइस, बिहार राइस एंड वीट। उसी तरह से आप ईस्टर्न यूपी, वेस्टर्न यूपी। तो अगर पंजाब के बियॉन्ड अगर आप जाते हैं तो वी मोस्टली फाइंड वीट, यूरोप तक चले जाए। और अगर बिहार से पूरब जाते हैं तो बंगाल, थाईलैंड से होते हुए आप पता नहीं कहाँ चले जाएं, चाइना, आपको किसका डोमिनेशन मिलेगा? राइस का डोमिनेशन मिलेगा। तो ये जो पूरे वर्ल्ड में जो वीट और राइस जोन का जो ट्रांजिशन है वो ईस्टर्न यूपी और बिहार के इलाके से ही होकर गुजरता है। वहाँ पर ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन अपने आप में रिमार्केबल हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो दिस 3 साइट्स belonging to central Indian Neolithic which are dated back to around 4000 to 3000 BC, they are important. अभी रीजनल प्रोफाइल में ही कंटिन्यू करते हैं हम लोग, ठीक है ना? नॉर्दर्न नियोलिथिक, नॉर्दर्न नियोलिथिक, इसके लिए कभी कभी एक वर्ड यूज होता है जिसको कहते हैं कश्मीर नियोलिथिक। अगर क्रोनोलॉजिकली देखा जाए तो यहाँ पर दिस इज़ अराउंड 2500 BC टू मान सकते हो 1500 BC। ये रफली वही पीरियड है जबकि इंडस वैली सिविलाइजेशन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में थी। तो व्हेन इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज विटनेसिंग अर्बनाइजेशन, दुनिया के भारत के बाकी इलाके ऐसा थोड़ा था कि सब बैरन था, वहाँ पर भी पीपल वर लिविंग एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट। तो कश्मीर में उस समय लोग किस स्टेज पे जी रहे थे? नियोलिथिक स्टेज पर जी रहे थे। हम लोग देखेंगे कि नियोलिथिक के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, अभी उधर हम लोग आए नहीं हैं, अभी हम लोग साइट्स की बात पहले कर लेते हैं। यहाँ पर 2 साइट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, एक है बुरज़ाहोम, आपने नाम सुना होगा बुरज़होम, और दूसरा है गुफ़कराल। ये 2 साइट्स कश्मीर के में श्रीनगर के आसपास हैं। दे आर वेरी फेमस नियोलिथिक साइट्स और इनका कॉमन फीचर है, लेकिन ख़ास तौर से बुरज़ाहोम का फीचर है जो कि नॉर्दर्न नियोलिथिक का भी फीचर माना जाता है। इसमें कुछ चीज़ें बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं, जैसे बुरज़ाहोम पार्टिकुलरली नोन फॉर बोन टूल्स, द मैक्सिमम। पूरे इंडिया में अगर सबसे ज़्यादा बोन टूल्स कहीं से ढूंढे गए हैं तो कहाँ से? बुरज़ाहोम से ढूंढे गए। यहाँ पर एक और फीचर है जिसको कहते हैं पिट ड्वेलिंग्स। वहाँ के क्लाइमेट की वजह से हो सकता है, कुछ लोग कहते हैं ड्वेलिंग्स, कुछ लोग कहते हैं स्टोरेज। वाट एवर बी द केस, वी हैव पिट्स विच आर नोन एज पिट ड्वेलिंग्स। वो इस इलाके में वहाँ का कॉमन फीचर है। दूसरा एनिमल्स, तीसरा पार्टिकुलरली डॉग्स बरीड विथ मैन, डॉग्स बरीड विथ मैन, ये भी वहाँ का एक फीचर है। यहाँ पर हमें एक हार्वेस्टर मिला है जो लगता है कि चाइना से आया था, चाइनीज़। यहाँ पर चाइनीज़ न्यूलिथिक का थोड़ा सा असर हमें दिखाई देने लगता है। यहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि लोग जो है कोशिश करते थे डेड बॉडी को प्रिजर्व करने की भी, ठीक है ना? तो जिसको कहते हैं ना मॉमिफिकेशन, मॉमिफिकेशन की स्पेलिंग एक बार आप चेक कर लेना, ठीक है ना? वर्मिलियन समझते हो ना, सिंदूर टाइप का, डेड बॉडी के ऊपर कुछ ऐसा लेप मिला हुआ है जिसको लोग मानते हैं कि इट वाज यूज्ड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ द डेड बॉडीज। ये कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किस इलाके के? कश्मीर नियोलिथिक के, पार्टिकुलरली नोटिस्ड एट बुरज़ाहोम। इज दैट क्लियर? उसी तरह से कश्मीर नियोलिथिक, ये तीसरा था ना, नॉर्थ वेस्टर्न, सेंट्रल एंड देन कश्मीर। उसके बाद से वी हैव समथिंग दैट इज कॉल्ड ईस्टर्न नियोलिथिक। ईस्टर्न नियोलिथिक में आते हैं 3 स्टेट्स, एक तो हो गया बिहार से मान लो, एक हो गया बंगाल और एक गया असम। बिहार में एक साइट है जिसका नाम है चिरांद। चिरांद, यहाँ पर भी वो सारी चीज़ें मिली हैं जो नियोलिथिक में मिलता है, जो हम लोग देख लेंगे, तभी ये साइट्स नियोलिथिक कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पर चिरांद इज़ पार्टिकुलरली नोन फॉर व्हाट इज़ कॉल्ड बोन टूल्स। यहाँ बंगाल में एक जगह है जिसको कहते हैं महिषतल, जस्ट नो द नेम, कभी कभी नाम देकर एरिया पूछ देगा कि कहाँ से कौन है। और असम में या नॉर्थ वेस्ट ईस्ट में एक जगह है, उसको इस तरह से कहते हैं डाओ जाली हार्डिंग या हांडिंग, डाओ जाली हार्डिंग। सो दिस 3
उसके बाद से अच्छा इसका भी समय वही है 2500 BC टू अराउंड 1500 BC। उसके बाद से वी हैव समथिंग दैट इज कॉल्ड सदर्न न्यूलिथिक। सदर्न न्यूलिथिक की क्रोनोलॉजी भी लगभग वही है 2500 BC टू अराउंड 1500, ये थोड़ा बहुत इधर उधर। और यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया है जहाँ से कि ये साइट्स मिले हैं वो है रायचूर दोआब। रायचूर दोआब इज सिचुएटेड बिटवीन कृष्णा एंड तुंगभद्रा रिवर। यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे साइट्स हैं, बस एरिया आप जानो। रायचूर दोआब का एरिया इन द साउथ particularly important for producing evidence of the southern Neolithic. Is that clear? So here as part of chronology itself we have taken note of geographical distribution also. ठीक है ना? अब आइए इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है, फेजेस। यहाँ पर हमारे लिए फेजेस इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा क्या था, फेजेस इंपॉर्टेंट नहीं है। तीसरा क्या था, टूल्स। तो यहाँ जो टूल्स हैं उनको कहते हैं CELTS, सेल्स कहते हैं। सेल्स का नेचर यह है कि दे आर पॉलिश्ड एंड ग्राउंड एंड दे आर सपोज टू बी द मोस्ट डेवलप्ड पैलियोलिथिक टूल, सॉरी मोस्ट डेवलप्ड स्टोन एज टूल्स, नॉट पैलियोलिथिक। स्टोन एज के सबसे डेवलप्ड टूल्स कौन से हैं, सेल्स हैं। ठीक है ना? ये वही है जिससे कि इकोनॉमी होती है दोनों की, रॉ मटेरियल की और एफर्ट की। ठीक है, इसको कहते हैं ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग वाली टेक्निक। आज भी घरों में इस्तेमाल होता है। अगर कोई टूल क्या हो, उसको रीयूजेबल बनाना हो, अगर उसकी धार चली जाए तो लोग क्या करते हैं, ऐसे उसको तेज करते हैं ना। दैट टेक्निक इज नोन एज पॉलिशिंग एंड ग्राउंडिंग। सो सेल्स फाउंड इन द Neolithic stage of cultural development are polished and ground tools, and as such they are supposed to be the most developed tools of the stone age. Clear? उसके बाद से क्या है, चौथा क्लाइमेट। आपको नहीं लगता कि क्लाइमेट न्यूट्रलाइज हो गया? अब क्लाइमेट में जो चेंज होना है, दैट चेंज हैज टेकन प्लेस फ्रॉम प्लीस्टोसिन टू होलोसिन, पैलियोलिथिक टू मेसोलिथिक। मेसोलिथिक में ऑलरेडी रिसोर्स बेस तैयार हो चुका है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलप हो चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है अब हमारे लिए। वही सेम होगा, यानी कि होलोसिन। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा क्या, सबसिस्टेंस पैटर्न। यहाँ जो सबसिस्टेंस पैटर्न होगा वो क्या करेगा कि पूरा का पूरा सेटलमेंट पैटर्न ही चेंज कर देगा। इसीलिए हम दोनों को मिला देंगे। पांचवा छठवा क्या होगा, आपस में मिल जाएगा। नहीं, पांचवा तो ह्यूमन स्पीसीज होगा ना, पांचवा ह्यूमन स्पीसीज, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये कौन सा है, छठा, दैट इज सबसिस्टेंस पैटर्न। और इसमें सातवां भी मिला देते हैं, सबसिस्टेंस पैटर्न एंड settlement pattern, because there is something now in the subsistence pattern that is going to radicalize and transform what is known as the settlement pattern also. और वो क्या था, सबसे पहली बार हमें पुराना तो चलता रहा, उसको कहते हैं डोमेस्टिकेशन ऑफ PLANTS, that is called agriculture। यानी कि जो जो साइट्स नियोलिथिक होंगे वो क्या होंगे, एग्रीकल्चर का एविडेंस वहाँ से मिलेगा, तभी उनको नियोलिथिक कहा जाता है। एग्रीकल्चर का एविडेंस ना मिले, द साइट्स कैन नॉट बी कॉल्ड नियोलिथिक। तो अगर आपसे पूछे कि द ओल्डेस्ट साइट विद द एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द सब कॉन्टिनेंट, मेहरगढ़। अब इसी बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर को और इसके साथ के जो चेंजेस थे, इसी को एक वर्ड से डिनोट करने की कोशिश की गई जिसको कहते हैं नियोलिथिक रिवॉल्यूशन। और ऐसा करने वाले थे वी गॉर्डन, CHILDE, एक बहुत बड़े एंथ्रोपोलॉजिस्ट, कम पता नहीं क्या क्या हैं ये, वी गॉर्डन चाइल्ड। सो दिस पर्सन used the expression, he did not invent it, he used the expression Neolithic revolution to refer to the beginning of agriculture. And beginning of agriculture के साथ जो जो changes हुए वो सारे के सारे किसके constituent हो जाएंगे, नियोलिथिक रिवोल्यूशन के कॉन्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे। ठीक है ना? तो बाकी एग्रीकल्चर के अलावा क्या था नियोलिथिक साइट में, या अगर हम बात करें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नियोलिथिक
रिवोल्यूशन। सवाल आपसे कैसे पूछा जा सकता है कि कुछ का नाम दे देगा और पूछेगा कि विच वन इज पार्ट ऑफ न्यूलिथिक रिवोल्यूशन और नॉट। तो पहली बात तो एग्रीकल्चर तो आ ही गया यहां पर, ठीक है ना। एग्रीकल्चर के साथ अर्ली एग्रीकल्चरल एंड फार्मिंग कम्युनिटीज, अर्ली एग्रीकल्चरल एंड फार्मिंग कम्युनिटीज, नेचुरल कनेक्शन है जिसको कह सकते हैं पीजेंट कम्युनिटीज। इससे पहले आ चुका था डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। नाउ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स कंबाइंड विथ एग्रीकल्चर practiced by early agricultural and farming communities। आपको लगता है कि they are going to live a relatively settled life। लाइफ तो आज भी पूरी तरह से सेटल नहीं है, relatively settled life। और जैसे ही relatively settled life की शुरुआत होगी वैसे ही we have emergence of rural settlements। rural settlements आएंगे कि नहीं? जैसे ही ये settlements आएंगे वैसे ही we have now relatively everywhere, relatively permanent habitational structures। ठीक है, उसके बाद से आगे बढ़ेंगे तो एग्रीकल्चरल सरप्लस को प्रोड्यूस करना होगा, प्रिजर्व करना होगा कि नहीं करना होगा। तो पहली बार हमें क्या दिखती है? पॉटरी, ठीक है ना। शुरू के दिनों में क्या है? हैंडमेड है। बाद में क्या है? व्हील टर्न्ड है। जैसे ही व्हील टर्न होगा यहां पर एक चीज हम जोड़ देंगे, यूज ऑफ पॉटर्स व्हील। शुरू में मिट्टी में ही बना के उसको सन ड्राइड होता था, बाद में उसको आग में पकाया जाने लगा। यानी कि एक और चीज जुड़ जाती है न्यूलिथिक रिवोल्यूशन में, वो क्या है? सेरामिक टेक्निक। सेरामिक इज व्हाट? एनीथिंग मेड ऑफ क्ले बर्न्ड इन अ फायर। यूज ऑफ पॉटर्स व्हील, सेरामिक टेक्निक। कुछ लोगों का मानना है कि इसी समय में रूडिमेंट्री एक्सचेंज नेटवर्क का भी डेवलपमेंट होने लगा था। जाहिर सी बात है कि पॉपुलेशन तो ग्रोथ होगा ही होगा जब सेटल लाइफ होगी तो। So if they ask you which of the following is or is not a constituent of the Neolithic revolution, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या है ये, ठीक है ना। अब इसके साथ ही चौथा यानी कि A was पैलियोलिथिक, B मेसोलिथिक, C नियोलिथिक, D बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए, जिसको क्या कहते हैं? चाल्कोलिथिक। बस क्या करना है कि नियोलिथिक प्लस कॉपर। जैसे ही कॉपर टूल्स न्यूलिथिक में जुड़ जाएंगे वैसे ही क्या होगा? चाल्कोलिथिक। उसी सेटलमेंट को चाल्कोलिथिक कहा जाने लगेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, न्यूलिथिक जो होगा, जाहिर सी बात है कि चाल्कोलिथिक स्टेज में न्यूलिथिक कैरेक्टर्स क्या होंगे? मोर डेवलप्ड होंगे, मोर डेवलप्ड होंगे, ठीक है ना। अब इसी का जैसे कुछ एग्जाम्पल है, जैसे यहां पर क्या होगा कि न्यूलिथिक के मामले में क्रॉप डाइवर्सिटी बढ़ जाएगी। क्रॉप डाइवर्सिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? ठीक है ना। अब यहां पर एक जगह है जिसका नाम है नवादा तोली, दैट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर नर्मदा। नवादा तोली से मैक्सिमम नंबर ऑफ फूड ग्रेन्स मिले हैं, जो क्या बताते हैं? क्रॉप डाइवर्सिटी बताते हैं, ठीक है ना। उसी तरह से एक चीज हो जाएगी जिसको कहते हैं सेटलमेंट हायरार्की, दैट इज अ लार्जर सेटलमेंट सराउंडेड बाय स्मॉलर सेटलमेंट्स। न्यूलिथिक में ये क्लियर नहीं दिखेगा, लेकिन चाल्कोलिथिक तक आते आते हमें दिखने लगेगा कि वी हैव नाउ सेटलमेंट हायरार्की। उसी तरह से पॉटरी तो अभी भी चलेगा, ठीक है ना, लेकिन पॉटरी में नाउ वी हैव decorated pottery. So these features, decorated pottery, settlement hierarchy, greater crop diversity combined with copper coexisting with other Neolithic
tendencies, they constitute for us something that is known as the Chalcolithic. ठीक है. अब अगर हम चाल्कोलिथिक के एग्जाम्पल्स देखें, अब यहाँ पे वो पुराना कैटेगराइजेशन अब हमारा काम नहीं करेगा. आपको पता है कि चीज़ें अब क्या हो गई हैं, मिक्स हो गई हैं. तो अगर हम चाल्कोलिथिक के एग्जाम्पल्स देखें तो एग्जाम्पल्स दो तरह से हैं. एक है इंडस जोन में, इनको कहते हैं प्री इंडस. इन्होंने ही मिलके इंडस वैली सिविलाइजेशन की बुनियाद रखी थी. ठीक है ना. इनोग्रेशन नहीं हुआ था उसका, आप समझ सकते हैं, लेकिन इवोल्यूशन. इसमें कुछ इंडस जोन में कल्चर्स हैं जो कि प्री इंडस के नाम से जानी जाती हैं, पढ़ी जाती हैं. जैसे आपने नाम सुना होगा झूकर, झांगर, झूकर, झांगर, आमरी, नाल, कोट दीजी. झूकर, झांगर, सोठी, सिसवल. ये वो कल्चर्स हैं जो कि इंडस जोन में चाल्कोलिथिक लेवल पर पहुंच गए, और इन्हीं में जो इंटरेक्शन हुआ और कल्चरल कन्वर्जेंस की जो टेंडेंसी दिखाई देती है, दैट क्रिएटेड कंडीशंस फॉर द राइज ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन. लेकिन अगर बियॉन्ड इंडस की बात करें, बियॉन्ड इंडस, सो बियॉन्ड इंडस में मोस्टली वी हैव वेस्टर्न इंडिया. वेस्टर्न इंडिया में हमारे पास कुछ साइट्स हैं जो कि, जैसे एक साइट है जिसको कहते हैं गणेश्वर. गणेश्वर, अच्छा, रफली कहीं लिख लीजिए कि चाल्कोलिथिक की जो क्रोनोलॉजी हमारे यहाँ होती है वो 3500 टू अराउंड 500 BC. दिस इज द क्रोनोलॉजी. वाला पॉइंट छोड़ा था हम लोगों ने, ठीक है ना. गणेश्वर ये क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न राजस्थान. और ऐसा लगता है कि यहाँ के लोग सम कनेक्शन रखते थे किसके साथ, IBC के साथ. और खेतड़ी माइंस का नाम सुना होगा आपने, खेतरी माइंस. यहाँ से कॉपर ये लोग शायद एक्सपोर्ट करते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को. एक दूसरा है साउथ ईस्टर्न अफगानिस्तान. उसको कहते हैं, एक नदी है जिस नदी में डेवलप हुआ था. बताओ भाई कौन सी नदी है वो, नहीं पता, मैं बताता हूँ. साउथ ईस्टर्न अफगानिस्तान, पहले तो उसका वो नाम लिख लो, साइट वाला, नदी आती रहेगी. क्या कहते हैं उसको, अहाड़ कल्चर कहते हैं. ठीक है ना. हाँ, अहाड़ कल्चर को बनास कल्चर भी कहते हैं. ठीक है. और इसका एक और साइट है जिसको कहते हैं गिलुंद. ठीक है ना. बस इतना जानो कि गिलुंद, अहाड़, गणेश्वर, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, चाल्कोलिथिक के एग्जाम्पल हैं. गिलुंद से हमें स्टोन स्ट्रक्चर्स के एविडेंस मिलते हैं. उसी तरह से यहां पे तीसरा साइट, उसको हम कहते हैं कायथा. कायथा कल्चर. कायथा कल्चर में 2 कॉपर एक्सेस मिली हैं बाय कास्टिंग टेक्निक, नॉट बाय हैमरिंग टेक्निक. और कास्टिंग टेक्निक मेटलर्जी में ज़्यादा एडवांस माना जाता है. या आप मेटल को मोल्ड करते हैं फिर उसको माउल्ड में डालते हैं. तो अगर पूछे कि कहाँ की मेटलर्जी सबसे ज़्यादा डेवलप थी, तो दैट साइट वाज कायथा. ठीक है ना. इधर ही अभी इसी इलाके में तीसरे के बाद चौथा अगर हम बात करें तो एक कल्चर है जिसको कहते हैं मालवा. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है पांचवा कल्चर जिसको कहते हैं जॉर्वे. ये सबसे बाद का माना जाता है. अराउंड 1500 BC इसका राइज शुरू होता है. जॉर्वे कल्चर का एरिया है महाराष्ट्र. एरिया कौन सा है, मालवा. बस जानो कि ये कल्चर ये भी था महाराष्ट्र. और यहाँ पे 2 साइट हैं जो कि खास तौर से इंपॉर्टेंट है. जॉर्वे तो टाइप साइट हो गया, इसके अलावा भी है बस साइट कॉल्ड इनाम गांव. और एक साइट है जिसका नाम है दायमाबाद. कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स इन दोनों के मिले जुले हैं, लेकिन इनाम गांव इज़ मोर फेमस, जो कि हमें मॉडल प्रोवाइड करता है. इनाम गांव में कुछ चीज़ें हमें बड़ी इंटरेस्टिंग मिलती हैं, जैसे प्रोटो अर्बनाइजेशन.
चालकोलिथिक चाहे जितने भी डेवलप हों वो अर्बन नहीं हुए, रूरल ही रहे, लेकिन इनाम गांव अपीयर्स टू बी द मोस्ट डेवलप, इसमें हमें प्रोटो अर्बनाइजेशन के ट्रेट्स मिलते हैं। इनाम गांव में एक चीज़ और मिलता है, और वो क्या है कि सेपरेट क्वार्टर्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राफ्ट्समैन। जैसे आज शहरों में होता है ना, सेटलमेंट्स में होता है कि कोई कहीं जैसे आयरन स्मिथ का अलग है, कहीं गोल्ड स्मिथ का कुछ अलग है, तो उस तरह से यहाँ पर दिखाई देता है। यहीं पर हमें ये भी मिलते हैं जिनको कहते हैं सर्कुलर हट्स, सर्कुलर हट्स मिलते हैं। और यहीं पर कुछ बरियल प्रैक्टिसेस हमें मिलती हैं जो कि काफ़ी स्ट्रेंज दिखाई देती हैं। और उसी बरियल प्रैक्टिसेस में एक बरियल प्रैक्टिस है जिसको कहते हैं अर्न बरियल, और एक और है जिसमें कि चॉपिंग ऑफ द एंकल्स ऑफ द डेड बॉडीज। हाउसिंग प्रीमाइसेस में ही उनको बरी करते हैं और एंकल्स काट देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये सुपरस्टिशन के डेवलपमेंट का एक एविडेंस है। तो ये सब मेजर क्या है हमारे पास, कल्चर है। मेगालिथिक बहुत ही आसान है हमारे लिए। मेगालिथिक का मतलब होता है बड़े बड़े पत्थर्स जो कब्रों के आसपास हैं। इनका ह्यूमन सेटलमेंट नहीं मिलता। इनका जो मेन स्टडी हुआ है वो किसके बेसिस पर हुआ है, ग्रेप गुड्स के बेसिस पे हुआ है। ऐसा लगता है कि वो एग्रीकल्चर जानते थे, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स भी, खासतौर से कैटल। और तीसरी चीज़ कि इन्होंने आयरन का इस्तेमाल किया। चौथी चीज़ कि इन्होंने पॉटरी इस्तेमाल की, जिस पॉटरी को कहते हैं BRW। ठीक है ना, ये इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। इट्स 8 PM, द क्लास इज ओवर। पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चाल्कोलिथिक एंड मेगालिथिक। इज दैट क्लियर? ठीक है, कल मिलते हैं, कल देखते हैं क्या करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग इंडस करेंगे। वैदिक तक तो हमें लगातार चलना है, उसके बाद से हम लोग हो सकता है कि थोड़ा और स्ट्रेटजिक होते हुए कुछ टॉपिक्स को छोड़ें, कुछ टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान दें। लेकिन प्री हिस्टोरिक टू वैदिक में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। दिस टॉपिक्स आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, थैंक यू सो मच फॉर दिस कोऑपरेशन।